अस्सलामुअलैकुम। लोग जो है वो पोस्ट रिज़ल्ट काउंसलिंग में फ़िज़िकली आने से कतराते हैं। जब ऑनलाइन सेशन रखते हैं तो वो लिंक पे क्लिक करके जो है ना खामोशी से बैकग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पे आते हुए उन्हें लग रहा होता है कि नहीं, अगर हम क्लास में जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि ये क्या बात है, इस बच्चे को क्यों काउंसलिंग चाहिए, इसको क्यों मोटिवेशन चाहिए। और जब हम 1-to-1 सेशन रखते हैं तो वो बच्चे कोशिश करते हैं ऐसे टाइम पे जब ज़रा कम से कम रश हो कॉलेज में, खामोशी से आके काउंसलिंग लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ पे बात करनी है, शर्म कैसी, क्यों परेशान होना है। कैसे ये करने से पहले किसी ने ये बताया था कि ये तो फ़ौरन से फुर करके हो जाता है। सबने कहा था इसमें चैलेंजेस हैं, हम मानते थे इसमें चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला जो फेज़ है ना वो एक एक्नॉलेजमेंट का है कि मान लेना चाहिए कि हाँ भाई, हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमें ज़रूरत है थोड़ी सी काउंसलिंग की, थोड़ा सा चीज़ों को देखने की। इवन एक पास होने वाले स्टूडेंट को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जो पास हुआ होता है वो कई दफ़ा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसने 2 पेपर पास किए होते हैं, कहता है मैं 4 पेपर इकट्ठे दूंगा। ये जो पास हुआ होता है उसे लग रहा होता है कि ठीक है, इसका मतलब है चीज़ें तो ऐसे ही चलती हैं, मैं अगली दफ़ा भी बस गुजारा मुजारा पढ़ूंगा और पेपर मेरा पास हो जाएगा, और अगली दफ़ा उस तरह से पास नहीं हो पाता। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो पास हुए हैं या वो लोग जो कि अच्छे तरीके से आगे प्रोग्रेस कर गए हैं, उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस, लेकिन मेनली पोस्ट रिजल्ट काउंसलिंग इज़ फॉर दोज जिनको कुछ दिक्कत आई है, कुछ परेशानी हुई है, उनके लिए हम बात करेंगे। तो जो पास हो गए हैं स्टूडेंट्स, उन्हें चाहिए कि वो ये देखें कि उन्होंने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से वो पास हुए हैं। अपनी जितनी भी अच्छी आदतें उनको देखें। हो सकता है कि आपकी कुछ आदत बुरी रही हो, आपने शॉर्टकट लगाया हो, लेकिन पेपर में इत्तफाकन सवाल वो आ गया हो जो सिलेक्टेड चैप्टर में था और आपने किया और आप पास हो गए। तो तुक्का हर दफ़ा नहीं लगता, एक दफ़ा लग गया तो इसका मतलब नहीं है कि हम सोचें कि भाई यही चीज़ दोबारा से रिपीट हो जाएगी। तो पास होने वाले स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो एक दफ़ा असेस करें कि लास्ट टाइम में क्या वो अच्छी आदतें थी जिसने उन्हें पास कराया है। और अगर आप पिछली दफ़ा पास हुए हैं तो अगली दफ़ा पास हो जाएंगे, ये यकीनी नहीं, अनलेस कि आप वो सारी अच्छी आदतों को भी रिपीट करें। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कि पास होने वाले स्टूडेंट्स ने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और अपने अच्छे ट्रेड्स को रिपीट करना है। और अगर कोई गलती रह गई थी पीछे तो उसको कवर करना है, क्योंकि हो सकता है पीछे आपने दिया आसान पेपर और अब आगे दे रहे हो आप मुश्किल पेपर। तो ज़रूरी नहीं कि वही आसान पेपर भी जितनी एफर्ट हुई है उतनी ही एफर्ट मुश्किल पेपर पे भी होगी और वो भी पास हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट के बाद जो है ना 2 तरह की परेशानियाँ होती हैं। एक परेशानी होती है अपनी और एक होती है समाज की। अपनी परेशानी होती है कि अब मैंने क्या करना है, लेकिन उससे बहुत बड़ी परेशानी होती है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो अब सारे बातें सुनाएंगे, सारे जो है वो फिंगर्स पॉइंट करेंगे, सब लोगों को लगेगा कि जी भाई तुम तो एक नाकाम इंसान हो। तो जब हम एक आउटसाइडर व्यू देखें तो जेन्युइनली रिजल्ट वाला बच्चा इसी तरह से उदास बैठा हुआ है और जो है वो हर बंदा उसको अलग अलग तरीके से एलिगेट कर रहा है कि तुम तो ऐसे थे, तुम तो पढ़ते नहीं थे, तुम तो फजूल आदमी हो, तुम्हें कहा था अच्छा भला इंजीनियरिंग में चले जाओ, तुम्हें मेडिकल का इतना कहा था, तुम पागल थे, तुम पे जुनून सवार था। तो सबसे पहले तो ये जो आउटर अटैक है ना, इसको ख़त्म करना होता है और ये ज़्यादा मुश्किल काम है। अंदर के इंसान को हम ज़रूर तसल्ली दे दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बाहर से हमारे ऊपर फिंगर्स पॉइंट हो रही होती हैं, इससे लड़ना इतना आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले जो पोस्ट रिजल्ट की एटीट्यूड डीलिंग है वो है आउटसाइडर व्यू क्या है, दुनिया आपके बारे में क्या समझती है और आप दुनिया के बारे में क्या जानते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक आपके पेरेंट्स एंड एक रेस्ट ऑफ ऑल अदर्स। ये 2 कैटेगरी ज़रूर बना लें। जो सबके साथ करें वो वालिदैन के साथ ना करें, और जो वालिदैन के साथ करें वो बाकियों के साथ ना करें। किसी भी बंदे के लिए, इवन आपके सगे भाई बहन के लिए भी ये एक ज़बान का चटखारा है कि चलो मैं इसको कहूँगी तुम्हारा पेपर क्यों नहीं पास हुआ। कज़न्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भतीजों के लिए, मुख्तलिफ और आपके जो भी इर्द गिर्द रिश्तेदार वगैरह हैं, जो भी आपको जानने वाले हैं, जिनका भी आपसे ताल्लुक़ है, उन सब के लिए एक मज़ेदारी वाली बात हो गई। मज़ा आएगा, चस्का लेने का मौका मिल गया कि बच्चे का पेपर रह गया। आप उसे कहेंगे भाई हाँ जाहिर है तुम तो पढ़ते नहीं हो ना उतना, या तुम्हें तो कितना समझाया था, तुम पे भी तो जुनून सवार था कि मैंने इसे यही करना है। तो एक वो लोग हैं, और एक आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो दुखी हैं जेन्युइनली। असल में ये कौन है? ये पेरेंट्स हैं। वो वाकई परेशान हैं, वो वाकई दुखी हैं और उनको लगता था कि उनका बच्चा बड़ा ज़बरदस्त है और वो ज़िंदगी में हर कामयाबी बड़ी जल्दी से तय कर लेगा।
वो बच्चा वहाँ पे आके अटका, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये बच्चे का कसूर नहीं है, बच्चा अच्छा है और वो बच्चे के बारे में अच्छा गुमान रखते हैं और वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि वो थोड़ी मुश्किल में और उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है कि वालिद से तो हमेशा डर लगता है, वो तो खूनखार किस्म के आदमी है, वो तो जो है वो खा जाएंगे, वो तो लड़ पड़ेंगे, गुस्से हो जाएंगे, मारेंगे, या इस तरह से करके पॉकेट मनी बंद कर देंगे, इस तरह से करके। मदर का पता होता है कि हाँ ठीक है, ये काफ़ी हद तक हमारे ऐप पे पर्दा डाल लेंगी, लेकिन जब फादर के सामने होंगी तो वो ज़रा थोड़ा साइड पे होकर बैठ जाएंगी कि हाँ भाई बच्चा आपके हवाले, जो मर्ज़ी इसके साथ करना है करें। ये दोनों ही अच्छे लोग होते हैं, असल में दोनों अच्छे लोग होते हैं। मैं पूरे दिन के बाद जब घर जाता हूँ रात में, तो अब मेरी मिसेस कहती है वो ये बच्ची जो है ना वो मेरी सारा दिन बात नहीं सुन रही थी और इस तरह से करके, तो मैंने कहा कि जब बाबा आएंगे ना तो वो डांटेंगे, अब आपने से डांटना है। अब मेरे सामने उसने कोई बदतमीज़ी की नहीं बेचारी ने, मुझे आके बड़े खुलगुस से मिली है आके जो है ना, और मुझे क्या ड्यूटी असाइन की गई है, डांटने से। तो मैं कहता हूँ कि भाई क्यों डांटूँ? वो कहती है देखिए किसी एक का खौफ होना चाहिए, मेरे साथ ये पूरा दिन है तो कहीं ना कहीं इनके वो होना चाहिए कि मुझे आके अपनी बातें बताएं, अपने प्रॉब्लम्स दिल से शेयर करें, लेकिन किसी का खौफ भी होना चाहिए। तो खौफ के लिए हमने रखा होता है वालिद को। कहानी घर घर की। मैं भी बचपन में ना अपने वालिद से बहुत डरता था। बड़े होने के बाद पता लगा कि वो बहुत ही नरम दिल इंसान थे, और जो जो उनके बारे में सबसे पता लगा वो बड़े अच्छे इंसान थे और वो हमेशा बड़ी केयर करते थे, लेकिन चूंकि वो फादर थे तो वो नरम नहीं पड़ सकते थे। अगर वो नरम पड़ जाते तो शायद मैं लाइफ में इतना कुछ ना सीखता। तो फादर का जो एक्सटर्नल व्यू होता है ना, वो ज़रा एक ऐसा इंसान होता है जो डांटता भी है, जिससे डर भी लगता है, लेकिन अंदर खाते वो माँ से ज़्यादा नरम दिल होते हैं, क्योंकि उनका तो बच्चों से इंट्रैक्शन भी बड़ा कम हुआ होता है, तो वो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं। तो ये पेरेंट्स को जब भी आप कभी बताएंगे कि आपका पेपर रह गया है, तो उनको यकीनन दुख होगा, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए। उन्हें खुशी होगी कि बच्चे ने हमसे सच में सब कुछ शेयर किया है, और वो चाहेंगे कि आपको बकअप करें, आपको कहें अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है फॉर द टाइमिंग वो रिजल्ट सुन के कहें ये क्या किया, तुम तो पढ़ते नहीं थे, और इस तरह से करके, और शायद शाम तक जो है ना वो आपसे नाराज़ रहें। इससे ज़्यादा वो नाराज़ रह ही नहीं सकते। मुझे पहले नहीं समझ आता था, मैं खुद फादर हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि काफ़ी हद तक जगह पे बच्चे की बेहतरी के लिए एक सख्त व्यू अपनाना पड़ता है। तो पेरेंट्स आर द ओनली पर्सन इन वर्ल्ड जिनको अपना 100% रिजल्ट सच बता दें। गिल्ट के साथ नहीं जिएंगे, परेशान नहीं होंगे, दिल करेगा कि हाँ भाई हम जो है ना अब चीज़ों को आगे लेके चलें। तो ये जो आउटसाइडर व्यू है ना, इसमें दो हिस्सों में डिवाइड कर दें लोगों को, पेरेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द अदर। पेरेंट्स को लाजमी 100% बिल्कुल क्लियर कट सच्ची पिक्चर बताएं, एक दिन तकलीफ होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन झूठ बोला ना तो 6 महीने परेशान रहेंगे, इस गिल्ट में रहेंगे, इतना तैयारी सही होगी ना पेपर सही से होगा, और अकॉर्डिंगली इसमें रहमत और बरकत का कॉन्सेप्ट तो सीए में आपको समझ आता है कि है ही, इसके बगैर तो चांस ही नहीं है। एफर्ट्स तो सारे ही लगा रहे हैं, ये एडिशनल जो बरकत है वो जो ऐड हो रही है वो एक डिफरेंशिएट चीज़ है। तो वालिदैन को सच में ज़रूर शामिल करें। आप सबसे झूठ बोल दें कोई मसला नहीं है, वालिदैन से झूठ मत बोलें। तो सबसे पहले ये आउटसाइडर व्यू में एक कैटेगरी हो गई पेरेंट्स, जिनके साथ हमने हरगिज़ झूठ नहीं बोलना, उनको सच बताना है। होगा एग्रेशन होगी रिएक्शन में, बट एक दिन उसके बाद उन्हें पता है कि अगर वो भी आपसे लड़ेंगे या वो भी आपको बुरा भला कहेंगे तो फिर आप नहीं स्टैंड कर सकेंगे। तो हो सकता है आप लोगों को मेरी बात अजीब सी लग रही हो कि नहीं सर हमारे पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सबके पेरेंट्स हमेशा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। वो माँ जिसने इतने छोटे से बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया होता है, वो बाप जिसने हर दिन बाहर जाके नौकरी की होती है सोच के कि मैं इस बच्चे को अच्छा कैरियर दूंगा, उनको दुख ज़रूर होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो उन घटिया रिश्तेदारों की तरह आपकी लाइफ सिर्फ तबाह करना चाह रहे हैं। तो द ओनली पायस रिलेशन फॉर यू पीपल शायद आपके बहन भाई भी नहीं, आपके पेरेंट्स। इनको हमेशा हमेशा सच बताना है, इनसे झूठ नहीं बोलना। आपको ऑटोमेटिकली अपने अंदर ना थोड़ा रिलैक्स सा फील हो रहा होगा। आप 1-2 दिन बाद फील करेंगे कि मेरा पढ़ने का भी दिल कर रहा है, वरना उनको झूठ बोल के ना आप गिल्टी में रहेंगे। जब भी घर से कभी कॉल आएगी ना, उनका नाम देखते साथ ही होगा कि मैंने बताया हुआ नहीं है इन्हें। इस गिल्ट में मत जिए, उन्हें ज़रूर बता दें। पहले वो आपको डांटेंगे, फिर वो पूरी दुनिया से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर जो आप पे कुछ कह रहा होगा वालिदैन कहेंगे कि भाई तुम्हारा तो फलाना अपने बच्चे का ये मसला है, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो साइड पे हो जाओ ना।
तो आप लोगों को वो जंग नहीं लड़नी आती जो आपके वालिदैन को लड़नी आती है, रिलेटिव्स वाली। अब दूसरी तरफ आते हैं, वालिदैन को हमने बता दिया 100% सच, रिश्तेदारों को कैसे करें? एकदम से एक XYZ बंदा आके कहेगा बेटा वो कौन से सेमेस्टर तक पहुंच गए? आप कहेंगे जी हमारे सेमेस्टर नहीं होते, हमारे पेपर्स होते हैं। अच्छा, फिर बहुत सारे पेपर पास कर लिए होंगे मेरे बच्चे ने। इतना मुस्कुराहट चेहरे पे होगी, इतनी मासूमियत से पूछ रहा होगा, और अंदर खाते डाटा कलेक्ट करने आया होगा कि ज़रा ऐसे डाटा कलेक्ट करें। फिर किसी और महफिल में बैठ के कहेंगे जी वो फलाना वालों का लड़का तो इस तरह से है, फलाना वालों की जो बच्ची है उसके तो इतने पेपर पास हुए हुए हैं। इन लोगों से ज़रूर अवॉइड करने की कोशिश करें। इनमें से किसी को कोई गर्ज नहीं है कि आप लाइफ में कहाँ तक पहुँच रहे हैं। इनमें से कोई ये नहीं चाहता कि आप वाकई ही कामयाब भी हो। इन सबको आपकी नाकामी पे बहुत अच्छी सेलिब्रेशन करनी है, दबे अल्फाज में आके आपको ज़रूर कहेंगे नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, खैर है, और अंदर खाते जो है ना वो जब जब जिस महफिल में बैठेंगे हमेशा जिक्र करेंगे। इनकी परवाही करना छोड़ दें। बेटा क्या हुआ, क्या बना रिजल्ट का? जी मैं एफर्ट कर रहा हूँ, ज़रा हमारी फील्ड में मेहनत ज़्यादा होती है, इंशाल्लाह ताला आज से 10-12 साल बाद जो है ना वो मैं किसी जगह पे पहुँचा होऊंगा तो उस वक्त आपको समझ आ जाएगा। सिंपल। उनको 10-12 साल बाद, असल में मैं जॉब के भी टाइम काउंट कर रहा हूँ ना, मतलब सिर्फ क्वालिफिकेशन थोड़ी उन्हें दिखानी है, वो कागज़ थोड़ी उनके मुंह पे तमाचा है। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी लाइफ में सक्सेस, और सक्सेस भी तब साबित होगी ना जब आप कहीं पे काम कर रहे होंगे, कुछ अर्न कर रहे होंगे, कुछ अपने आप को स्टेबल कर चुके हुए होंगे। तो इसलिए मैंने 10 से 12 साल, तो फ़ौरन से जो है ना हमारे पास एक एतराज़ आ गया 10 से 12 साल के। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मत करें परवाह रिश्तेदारों की, लेकिन वो रिश्तेदारी क्या जिसको इग्नोर करने के बावजूद भी वो तंग ना करे, वो फिर आके टीका लगाएगा बेटा लेकिन फिर भी तुम्हारे पेपर एग्जैक्टली कितने पास हैं? आप कहेंगे जी मैंने ना मुश्किल पेपर उठा लिए थे ज़रा, ताकि मैं शुरू में ही अपनी फ़ाइट हैवी रखूं, तो उनमें से एक आध पेपर का इस तरह से है, मैं उसको वो कोशिश कर रहा हूं, और बस जो ज़्यादा मुंह फट होगा कहेगा आपका वो बच्चा जो बैचलर में लास्ट टाइम फेल हो गया था उसका क्या बना, इस दफ़ा कुछ पास हुआ। तो एक तरीका होता है तनकीद का जवाब तनकीद से होता है, और एक होता है कि एक अच्छा जवाब, इंतहाई अच्छा जवाब है ज़्यादा से ज़्यादा खामोशी। अवॉइड करें, दूर रहें। वो सिर्फ मसाला लेने आए हैं और कुछ नहीं कर रहे। जो पूछो उनसे कि हाँ जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस दुआ करते रहिएगा। आप जैसे सिंसियर लोगों की दुआएं बड़ी ज़रूरी चाहिए। मुद्दा ही पलट जाएगा। जब आपने उनको सिंसियर कह दिया था, वो खामखा सिंसियर होने की अदाकारी करते हुए ना अब आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। किसी को मत दें जस्टिफिकेशन सिवाय वालिदैन के। हज़रत अली का कौल है कि लोगों को तौजीहात मत दो, जो तुम्हारे अपने नहीं हैं वो कभी भी नहीं समझेंगे, और जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें तौजीहात देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जस्टिफिकेशंस ना दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरे बंदे कभी भी नहीं समझेंगे। आप जो मर्जी दलाइल देते हैं वो हमेशा आपको गलत मानेंगे, और जो अपने बंदे हैं उसे दलाइल देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपसे वैसे इतना प्यार करता है कि वो आपको परेशान हाल में नहीं देख सकता। तो सबसे पहला जो मुद्दा है आउटसाइडर व्यू क्या होना चाहिए। आउटसाइडर व्यू इज़ के वालिदैन को सच सच बताना है, और रिश्तेदारों को ये बताना है कि भाई ये सीए है, इसमें काफ़ी स्ट्रगल होती है, मैंने चूँकि ये पाथ चूज़ किया है तो मैंने यहाँ पे एक जंग लड़नी है, इस जंग में मेरे पेपर 2-3 दफ़ा रहेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज नहीं, आज मैं इस वक्त उस रास्ते पे हूँ जिसमें दुश्वारी हैं। आपने 10-12 साल बाद मेरे से मिलना है, और अगर मैं उस वक्त तक एक अच्छा इंसान ना बन पाया तो ठीक है जी, आपकी बात हक बजाने पे। तो उनको काफ़ी हद तक कॉर्नर करते हैं, और उन्हें कहेंगे जी हम आज तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन सारी दुनिया को ये ज़रूर बताएं कि सीए मुश्किल होता है, इसमें हज़ारों लोगों में से बड़े कम बच्चे पास होते हैं। वो जो रिज़ल्ट के स्टैटिस्टिक्स है ना उसको क्रॉप करके सिर्फ पहला वाला दिखा दीजिएगा, देखें जी ये इसमें तो पहले ही पेपर में 10,000 बच्चे क्लियर होते हैं, और कुछ 3,000 के करीब पास कर रहे होते हैं, बल्कि 2,500 पास कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होगा कि ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा मजबूत हो जाएगा, कि आप कहेंगे जिसके पहले पेपर का ये हाल है, सोचें आखिरी पेपर में क्या होता होगा। ये और बात है कि वो आगे की तरफ रिजल्ट बेहतर है और पीछे की तरफ, ये कभी नोट किया आगे के रिजल्ट की परसेंटेज बेहतर क्यों और पीछे वाले ख़राब क्यों है? एग्जैक्टली बात ये कि पीछे तो हर तरह की लौट आके टकराई है, गंदे अच्छे बच्चे, सीरियस नॉन सीरियस, तजर्बाती तौर पे सीए में एंटर होने वाले, और इस तरह से करके अब ये फिल्टर होके जब आगे ग्रुप बी में जाते हैं तो ग्रुप बी में वही रह जाते हैं जो पीछे से पास करके आए होते हैं। अब इन अच्छे बच्चों में जब मुकाबला होता है तो जाहिर है पे उसकी जो रिलेटिव परसेंटेज है वो किसी हद तक बेहतर हो जाती है।
तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप बी आसान है और ए मुश्किल है, ग्रुप बी ए से मुश्किल है, लेकिन चूंकि अब मुकाबला मेरिट वाले बच्चों में हो रहा होता है, अच्छे जेन्युइन बच्चों में हो रहा होता है, लाइक बच्चों में हो रहा होता है, इसलिए वहाँ पे पासिंग रेशो बढ़ जाती है। तो ये बात समझ आई, घर वालों को, वालिदैन को कैसे डील करना है और बाहर वालों को कैसे। सर अगर एक्सपेक्टेशंस तोड़नी हो तो उनको बता दिया कि रिलेटिव्स को, क्योंकि अल्लाह का बड़ा शुक्र है ओए लेवल्स में अच्छे नंबर आ गए थे, तो एक एक्सपेक्टेशन। असल में प्रॉब्लम ये है ना, रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशन है। अब रिलेटिव में दो तरह के लोग हैं। मेरे थोड़ी देर पहले जब वालिदैन वाला पॉइंट था, आप उस वक्त थे यहाँ पे, ठीक है, तो वालिदैन को सच जरूर बताएं, वो आपको रिलेटिव से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर रिलेटिव आके सच जान रहा है तो मेरे ख्याल में अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद आपको एक छोटी सी चीज को घुमा के करना तो आ ही गया है। इतना गोल गोल घुमा दें, उनसे बेटा तुम्हारा क्या रिजल्ट है, उनसे इस दफा तो 8,000 के करीब बच्चा FR1 में फेल हो गया, बेटा तुम्हारा क्या रिजल्ट आया है। ज़ाहिर इस फील्ड में ये अजीब से लोग हैं, जो लॉजिकल बच्चे हैं उसको वो नहीं करते, रटे वाले बच्चे पास हो ही जा रहे होते हैं। देखें, जब आप उनको बॉदर ही नहीं करते ना, उन लोगों को, जब आपने उनकी परवाह ही नहीं करनी, तो उनको कोई भी लेम एक्सक्यूज़ दे दें। सिर्फ उस महफिल में जान छुड़ाएं। जो बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करो, नहीं बेटा एक दफ़ा ज़रा सही से बताओ, उसको फिर ये लंबी स्टोरी पे डाल देंगे 12 साल बाद मिलते हैं। ठीक है, आज मैं अनप्रूवन थ्योरम हूँ अंकल, आप माशाल्लाह लाइफ में आपने काफ़ी मेहनत की, आप हमेशा से इतने अमीर आदमी थे, नहीं ना थे, आपने भी मुश्किलें देखी हैं, आज मैं उन मुश्किलों में हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे रिश्तेदार थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। और नहीं समझ रहा, तंग कर रहा है, अवॉइड कर दें, फ़ोन उठाना बंद कर दें। जी, इन्होंने कहा हो सकता है वो अंकल जो है किसी और पर्पज़ के लिए पूछ रहे हो, वो कोई और पर्पज़ ये हो सकता है कि आपको जलील करें, आपको तंग करें, या कुछ और इस तरह से करके। और अगर वो अंकल आपकी लाइफ की इतनी सी प्रॉब्लम बर्दाश्त नहीं कर सके, तो आगे वो अंकल अच्छे अंकल नहीं है। अच्छे टाइम से इन अंकल से रुखसती हो जाए तो बेहतर है, इनसे दूर हो जाए तो बेहतर है। ये अंकल आगे लाइफ को मैस बना देंगे, जब ये आपके आर्टिकल्स के फैसले फिर ये लिया करेंगे। तो ऐसे ऐसे अंकलों से दूर रहना ही अच्छा है। तो इन तमाम रिश्तेदारों को अलाउ नहीं करना कि आपके कॉन्फिडेंस को ख़राब करें। एक चीज़ की रट आपने ज़रूर लगानी है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सबको पता है सी ये मुश्किल है, आपको कितना बढ़ाया जाए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि कमती लॉ में जो फेल हो जाता है ना, वो फिर उसके लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कमती लॉ इज़ नोन कि ये एक आसान छोटा पेपर है, लेकिन CA इज़ नोन की एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, मुश्किल चीज़ है। पब्लिकली नोन, क्या पब्लिक इमेज ये है कि CA आसानी से हो जाता है? तो जब सबको पता है CA मुश्किल से होता है, तो आप इस चीज़ को अपनी ढाल बनाएं और लोगों को कहेंगे जी CA चूँकि मुश्किल से होता है तो मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपने साथ देना है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा। लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है ना, बार बार मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, इग्नोर कर दें। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, वालिदैन को शिकायत करेगा। वालिदैन को आपने पहले अपना राजदार बनाया हुआ है, वो आपसे पूछेंगे बेटा तुम उनको वो नहीं करे, वो जी वो अंकल बार बार बिला वजह से रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, वो फलाना जो है वो क्या वो फुप्पो या वो इस तरह से करके 2-3 ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो ज़रा थोड़ा उनका होता है कि भाई हमने ज़िंदगी में जहर बड़ा प्यारा सा घोलना है, और बहुत ही मासूमियत में। तो किसी और को अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ने मत दें। तो बाहर की दुनिया को कहेंगे जी यही गैप है और यहाँ ऐसे होता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल मिसहैप्स हो जाते हैं यहाँ पे। बाहर की दुनिया को पॉइंट दे दिया। अब उसके बाद अंदर के बंदे की तरफ आना है। प्रॉब्लम पता है क्या है, हम रोल बदल नहीं पाते, हम दूसरे को लेम एक्सक्यूज़ देते 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 समझना शुरू हो जाते हैं कि आई कि अपने बिला वजह पेपर फेल कर दिया। दुनिया को यही बता रहे होता ना, गलत इदारा है, ये इधर बहुत मेहनत करने के बाद भी वो नहीं होता, सम टाइम रिजल्ट में भी पता नहीं अजीब गरीब सा हो जाता है, फिर वो जो पंखा चलाते हैं वो पेपर पड़े हुए होते हैं रोस्टम पे, जो उड़ जाता है वो उड़ जाता है। तो वो इस तरह की इतनी सारी, सम टाइम ये होता है कि आप अपने आप को जस्टिफाई करते 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 ये समझना शुरू हो जाते हैं कि आप विक्टिम हैं। ऐसा हो गया तो गेम ओवर हो जाएगी। जिस दिन आपको समझ आना बंद हो गया कि आपका पेपर आपकी वजह से फेल हो गया है, उसके बाद आप आगे जा ही नहीं सकते। तो जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि माई सेल्फ व्यू को भी देखना है। माई सेल्फ व्यू ये है कि अपनी गलतियों को समझना है, मूविंग फॉरवर्ड। वही बात है कि ये बड़ी प्यारी सी तस्वीर है कि आपने रोशनी की तरफ देखना है और आगे की तरफ बढ़ना है। समझना है कि आपने क्या गलती की। रिश्तेदारों को मत बताएं आपने क्या गलती की, लेकिन अपने आप को तन्हाई में बंद कमरे में ज़रूर बताएं आपने क्या गलती की। सबके सामने भाई को ये कहें कि तुम्हारे सामने देखो मैं 12-12 घंटे पढ़ता था या पढ़ती थी, हालांकि जब वो दूसरे कमरे में जाता था तो आप जनाब सो जाते थे
या आप कैंडी क्रश खेलना शुरू कर देते थे, या वो क्या होता है वो जो जाके फायरिंग कर करके वो पबजी खेल रहे होते थे, या फायर पता नहीं वो फ्री फायर और इस तरह से। तो वही बात है कि आप ये सारे काम भी कर रहे होते हैं और नेचुरल आप ह्यूमन बीइंग है, आपको रोबोट थोड़ी है कि बटन दबाएं और पढ़ना शुरू हो जाएंगे आप। तो उनको ये बताएं कि मैंने वो कम एक्टिविटीज़ की थी और पढ़ा ज़्यादा था, लेकिन बंद कमरे में अपने आप से पूछें कि आपने कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा की थी। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये ना ये पर्सपेक्टिव चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। होता ही है कि हम अपने आप को डिफेंड करते 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 इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि हमारी शख्सियत भी फिर उस झूठ के अंदर उतर जाती है। तो समटाइम एक चीज़ को इतना डिफेंड करते हैं, इसमें ऑडिट में एक ना एडवोकेसी थ्रेट होता है। आप अगर किसी एक को बहुत ज़्यादा डिफेंड करें, बहुत ज़्यादा डिफेंड करें, तो अल्टीमेटली आपको उसकी गलतियाँ नज़र आना बंद हो जाती हैं। जैसे सियासत में होता है, हम अपने पसंद के सियासतदान को इतना डिफेंड करते हैं, इतना डिफेंड करते हैं कि उसके बाद वो बहुत ही गलत हरकत भी करता है तो हम हमेशा उसे सही मान रहे होते हैं। तो आपने अपने आप को जब इतना डिफेंड किया ना दुनिया के सामने, तो एक टाइम आता है कि आप खुद भी सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या बुरा है, बिला वजह फेल कर देता है। वो तो अच्छे बच्चों को बिल्कुल वो नहीं करते, वो तो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, जिनका नंबर जनरेट हो गया वो बच्चे पास हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे है जिसमें आई कैप बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल रहा होता है और मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स मेरिट पे होती हैं। अदरवाइज एट आई कैप लोगों को पता होता है पेपर देने के बाद कि उनका पेपर थोड़ा सा हल्का हुआ है। रिजल्ट वाले दिन से पहले तक पेपर देने के बाद उन्हें लग रहा होता है हमारा पेपर हल्का हुआ है, बट आहिस्ता 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 बाकियों से सुन सुना के वो अपने जहन में एक एटीट्यूड बिल्ड कर लेते हैं और अल्टीमेटली उन्हें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मेरा तो मेरिट सर्टिफिकेट आने वाला है। जैसे पेपर के बाद एमसीक्यू वाला है, मैं हमेशा बहुत रजिस्ट करता हूँ कि नहीं, हमने एमसीक्यू के सोल्यूशन या पेपर का सोल्यूशन नहीं शेयर करना। भाई जो बंदा ऑथर हो, जिसके पास किताब की सारी सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई हो, जो कि उस सब्जेक्ट को पिछले 17-18 साल से पढ़ा रहा हो, जो कि किताबें लिखता हो, उसके लिए क्या टाइम लगना है उस एमसीक्यू का सोल्यूशन बनाने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब एमसीक्यू का सोल्यूशन बच्चों के सामने आता है तो वो देखते हैं, फिर सोचते हैं मैंने क्या लिखा था। अच्छा, जब ये सोल्यूशन उन्हें लॉजिकल लगता है ना, तो उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद पेपर में मैंने यही लिखा था। और रिजल्ट वाले दिन तक तो उन्हें लग रहा होता है कि 90 नंबर तो मेरे कन्फर्म है। तो एक गलत एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है। आप जो करके आए होते हैं वो सिर्फ आईकेएफ वाले देखते हैं और वो उसके बाद बड़े परेशान रहते हैं कि इस बच्चे को पास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो एक तो माई सेल्फ व्यू जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। बाहर का खौल चढ़ा लें अपने ऊपर और दुनिया को लेम एक्सक्यूज़ दे दें, लेकिन जब अपने आप को देखें, खामोशी से बैठ के देखें, महफिल में बैठे, 4 दोस्तों में बैठे, यार देख तेरे सामने मैं कितना पढ़ता था, देख मैंने कितनी लिख के प्रैक्टिस की थी, ज़रूर कहें, ज़रूर अपनी ईगो को डिफेंड करें। लेकिन अकेले बंद कमरे में अपने आप से पूछें कि मैंने क्या कसूर किया था। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। जब आप अपने आप को देखते हैं और सुकून से समझते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जब बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर उसके बाद आप अचानक से दुखी हो जाते हैं। वाई मी, अल्लाह चाहता तो मैं अच्छा भी परफॉर्म कर सकता था, मैं ये बुरी आदतों से बच भी सकता था, मेरी बचत हो सकती थी, मुझे तो अल्लाह ने बचाया ही नहीं। अल्लाह मालिक है, अच्छे रास्ते पे डालने वाला है, हमारे दिमाग में ख्यालात डालने वाला है, दिल में गुमान डालने वाला है। बचा सकता था, मालिक तो बचा सकता था, क्यों नहीं बचाया? क्यों डूबने दिया एक बच्चे को? क्या जवाब है इसका? उसने आपको फ्री विल दे दी है, आपको आज़ादी दे दी है, आपको मशीन नहीं बनाया फरिश्तों की तरह कि रिमोट चलाओ और वो काम करना शुरू कर दें। आपको फ्री विल है, उसने आपको अच्छाइयाँ भी दिखाई हैं, बुराइयाँ भी दिखाई हैं और आपके अंदर एक पावर रखी है डिसीजन मेकिंग की। तो अगर आपने डिसीजन मेकिंग गलत की और आप कुछ गलत उस पर चले हैं, तो अल्लाह ने आपके लिए सारे कैरियर पाथ रखे हुए थे। आप बहुत अच्छे तरीके से चलते तो एक बड़ा अच्छा रास्ता भी था, शायद मेरिट भी था आपके पाथ में कहीं, लेकिन आपने चूँकि अपनी वजह से अपना पाथ गलत चूज़ किया, तो ऐसे में मतलब अगर हम इल्ज़ाम दे दें कि जी अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा किया, तो ये तो मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर भी वो अच्छा तो कर ही सकता था, वो तो रहमान है ना, और रहीम भी है, अदल करेगा, इंसाफ भी करेगा, रहम दिली भी तो है, बचा लेता बंदे को फेल होने से। कोई ना कोई मसलियत होगी, कोई ना कोई मसलियत होगी, ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, जब आप एक दफ़ा
पहले आपने बाहर के रिश्तेदारों को नॉक ऑफ कर दिया, वालिदैन को एतमाद में ले लिया, फिर अंदर के इंसान ने समझ लिया कि वो कहीं गलत है। उससे अगला लेवल ये है कि अब आपने अपने ईमान पे काम करना है, अपने अंदर की सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे काम करना है कि मैं क्यों। शायद अल्लाह आपको एक और मौका देना चाहता है कि आप ज़रा ज़्यादा मेहनत करें और इस सब्जेक्ट पे एक अच्छी ग्रिप हासिल करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर एक बच्चा जो है मॉक में दूसरी तीसरी पोजीशन ले रहा है, सेशन भी ज्वाइन किया, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ठीक है, आईक्यू में 10-12 नंबर क्यों आ रहे हैं? एक बच्चा अगर मॉक भी देता है, मॉक में अच्छे नंबर भी लेता है, टॉप 2-3 स्टूडेंट्स में भी नज़र आ रहा होता है, टेस्ट भी दे रहा होता है, थ्रू आउट सेशन रेगुलर नज़र आ रहा होता है, एंड इम्तिहान वाले दिन क्या होता है और टीचर्स का ना एक बड़ा प्रॉब्लम है, टीचर वो कोच हैं जो परफॉर्मेंस के वक्त आपको देख ही नहीं सकते। फुटबॉल वाला कोच ना पहले टीम को सिखाता है, फिर जब ग्राउंड में होते हैं तो इशारे भी कर रहा होता है, बाहर से पैगामात भी भिजवा रहा होता है, गाइड भी कर रहा होता है, और मैच के बाद लोगों को वीडियो दिखा के बताता है कि तुम लोगों ने कहाँ गलत किया, किस तरह से किया। हम बड़े मजबूर किस्म के कोच हैं, गाइड करके भेज दिया। आपने यहाँ मॉक दिया और मॉक देने के 2 हफ्ते बाद आईकैप का एग्ज़ाम था। अब आईकैप के एग्ज़ाम से 3 दिन पहले अचानक से आपको एक ऐसी खबर मिल गई जिससे आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया, कंट्रोल में नहीं है। आप अच्छा भला सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, किस तरह से करूं, अचानक से आपके इम्तिहान से 4 दिन पहले या आपके इम्तिहानों के दौरान एकदम से एक नई स्कीम का शोशा छोड़ जाता है। तो इस वेरिएबल को टीचर भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कॉलेज भी कंट्रोल नहीं कर सकता, उस बच्चे की अपनी परफॉर्मेंस भी कंट्रोल नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें लक से भी चल रही होती हैं। पेपर से 2 दिन पहले आप बीमार हो गए, किसके कंट्रोल में? आप शायद बच सकते थे, एहतियात कर सकते थे, लेकिन हो गए बीमार। रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो गई, पेपर वाले दिन नींद नहीं पूरी हुई हुई, और ऑडिट टाइप का पेपर तो इतना मजलूम पेपर है कि सबसे आखिरी पेपर होता है ग्रुप बी पेपर देने वालों का। तब तक वो टूट चुके होते हैं, थके हुए होते हैं, नींदें पूरी नहीं हुई होती, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, 1-2 सवाल उन्हें बार बार याद आ रहा होता है कि एमएफए का वो सवाल ऐसे कर लेता तो ज़्यादा बेहतर होता। उन सारे मिले जुले इमोशंस के साथ वो ऑडिट के एग्जाम में जाते हैं। तो एक वेरिएबल नहीं है फेलियर का, फेलियर के पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, कुछ टैकलेबल रीजन हैं, कुछ अनटैकलेबल रीजन है। बहुत सारी चीज़ें जहन में आ सकती हैं, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम नहीं देख पाते आपने वहाँ क्या परफॉर्म किया है। फिर हम क्या करते हैं, हम आपसे कहते हैं अच्छा भाई वहाँ पे क्या लिखा था, तो आप कुछ बताते हैं, कुछ याद नहीं होता। तो मैं कई दफ़ा बच्चों से कहता हूँ अच्छा आप दिन 5-7 दिन की तैयारी करके ज़रा लिख के मुझे दोबारा ला के दे दो। और जो दोबारा लिख के लेके आते हैं तो सोल्यूशन तो उन्हें पहले से देखा हुआ होता है, सवाल भी उन्हें पहले से पता होता है, लेकिन उस दिन जैसी तैयारी भी नहीं होती तो वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करता कि उन्होंने आईकैप में क्या किया। प्रॉब्लम ये है कि हम आईकैप को पैसे दे के भी अपना पेपर वापस ला के देख नहीं सकते। जैसे बोर्ड के दफ्तर में होता है कि आप देख लेते हैं आपकी चेकिंग कैसे हुई है। तो यहाँ फेल होने के बाद फिर क्या करना पड़ता है? पहले खौल, वो खौल ये है कि मैं तो बड़ा बेस्ट था, मैंने बड़ा अच्छा काम किया था, मेरा पेपर रह ही नहीं सकता था, आईकैप ने इस दफ़ा कंफर्म कुछ गलत किया है। फिर क्या होगा? पेपर ठीक हो जाएगा, रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। फर्ज करें उनसे गलती हो गई, अब इम्प्रूव किसने करना है? हमने। दोबारा से स्टैंड किसने लेना है? हमने। कोशिश हम फिर से करेंगे। जहाँ इतने सारे वेरिएबल्स हैं उसमें ये वेरिएबल भी तो है ना कि हमारे ना चाहते हुए हमारा एक अच्छा पेपर बिला वजह किसी ने फेल कर दिया, किसी और के सीआरएन पे हमारे नंबर डाल दिए, या शायद हमारा पेपर लाहौर में स्कैन ही सही से नहीं हुआ तो वो कराची में जो चेकर है उनको दिखाई सही से नहीं और वो कागज़ ही मिस हो गया, हम बेचारे क्या करते? इस चीज़ को हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते, लेकिन अब ऑल वी कैन कंट्रोल इसके क्या करें? दोबारा से एफर्ट करें। तो जो कंट्रोल कर सकते हैं आप उन पे, फॉर एग्जांपल एक बच्चा पिछले सेशन में उसने क्लासेस शुरू की और वो जब क्लासेस शुरू की तो उससे सही नहीं पढ़ा जा रहा था और वहीं तक बड़ा परेशान था। अचानक से उसे पता लगा जी यहाँ पे क्रैश कोर्स हो रहे हैं। उसने ऑनलाइन जनाब हमारे क्रैश कोर्स अटेंड किए, क्रैश कोर्स अटेंड करके उसकी बड़ी अच्छी तैयारी हो गई, उसने पेपर दिया, उसका मेरिट सर्टिफिकेट आ गया। मैं नहीं लगा सकता उसका नाम, हालांकि उसने 100% मुझसे पढ़ा है। अब मैं रोना शुरू करता हूँ, मैं कहूँ मैं मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर बच्चा जो पढ़ा ही नहीं जा रहा था उससे, उसने आखिरी 1 महीने में आके ये क्रैश कोर्स पढ़ा और उसके बाद उसे समझ आई कि अच्छा लॉ तो इस तरह से पढ़ना होता है, फलाना सब्जेक्ट तो इस तरह से पढ़ना होता है। वो करता रहा और उसने मेरिट सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन जिससे असल में उसने पढ़ के मेरिट लिया है वो उसका नाम नहीं ले सकता, और जिधर से वो भागा था
रिकॉर्ड में तो उनके आ रहा है, तो मेरिट उन्होंने क्लेम कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा? क्या हाल है मेरे पास? दोबारा कोशिश करूँगा। मैं अगली दफ़ा ये दुआ करूँगा कि अल्लाह करे कि मतलब मेरे अपने बच्चों में से कोई इतना सीरियस हो जाए जो अपने टीचर के क्रैश को इतने दिल से ले। हमारे बच्चों के अलावा हर बच्चा क्रैश दिल से लेता है। अपने बच्चों का तो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, यार यही टीचर सुनते आ रहे हैं ना 4 महीने से, इसका क्या है। लोग इतने अकीदत और एहतराम से क्रैश कोर्स में आते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा मेल्स उन्हीं स्टूडेंट्स की आती हैं कि सर नहीं पढ़ा जा रहा था, क्रैश। उनको प्यास होती है, और अपने बच्चे जो है वो शराब होकर बैठे हुए होते हैं, कहते हैं यार यही टीचर है ना, ये वाली बातें तो ये रोज़ ही कर रहा होता है, पता नहीं ये इर्द गिर्द वाले बच्चे आके इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं। तो अब चाहे मैं दुनिया में 5000 दफ़ा तकरीर कर लूँ, फैक्ट ये है कि वो बच्चा हमारा रेगुलर स्टूडेंट नहीं था। तो कोई बात नहीं, लाइफ में जो दोबारा से मौका देगी मैं अगली दफ़ा फिर से वो करूँगा, और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास फिर भी मेरिट तो एक आया है। तो हर साल, मतलब ये 2024 की दूसरी अटैम्प्ट थी, तो मेरा बड़ा ये था कि हमारा कोई साल बगैर मेरिट के ना जाए, तो अल्लाह का शुक्र है वो गोल्ड मेडल हमारे पास FR2 में आ गया। ठीक है, सब चीज़ें सबको नहीं मिलती। हमने कोशिश की, बड़ी अच्छी कोशिश थी, ऐसी अच्छी कोशिश थी कि एक बच्चे ने मेरिट सर्टिफिकेट भी ले लिया, हमारे से ही पढ़ के, मेनली अपने कॉलेज को छोड़ के हमसे पढ़ लिया, लेकिन वो किसी और के खाते में आएगा तो आ जाए, मुझे दोबारा मौका मिलेगा, मैं अगली दफ़ा फिर से उसी जोश से पढ़ा रहूँगा। शायद उस दफ़ा कोई बच्चा अपनी क्लास में से ही उसी तरह से जज्बाती हो जाए, उसका मेरिट आ जाए। तो लाइफ में अब क्या करना है? मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। सर फेलियर आता है तो हम सीखते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, मतलब आगे बढ़ने ही करते हैं। ठीक है सर ये ट्रॉमा आता होता है फेलियर का, पास्ट ट्रॉमा, इससे कैसे निकले हैं ये? अगेन इन्होंने कहा फेलियर से मूव ऑन तो करते हैं, लेकिन उस ट्रॉमा से कैसे निकलें? अगर आप गौर से देखें तो मैं स्टेप बाय स्टेप वहीं से चल रहा हूँ। कहानी शुरू हुई है, ये ट्रॉमा क्यों आता है, या अंदर का इंसान परेशान है, या दुनिया के सामने एक्सप्रेस होने वाला इंसान परेशान है। तो सबसे पहले हमने बात ये की है कि आपने तो सबसे पहले ये बाहर वालों को साइड पे करना है। आप सुकून से बैठे हुए हैं, कोई आके आपको ऐसी बात बोल जाएगा कि आप 2 दिन सड़े बैठे रहेंगे। पहले ये आउटसाइडर व्यू क्लियर करना है, वालदैन को एतमाद में लेना है, गिल्ट ख़त्म करनी है, और उनको अपनी साइड पे करना है कि अब आपने मुझे डिफेंड करना है। आज मुझे मार लें, आज मेरी बेइज्जती कर लें, मुझे जलील कर लें, लेकिन कल से आप मेरी टीम में हैं। कल से जो बाहर से हमला करेगा आपने मेरी तरफ से डिफेंड करना है। तो सबसे पहले आउटसाइडर व्यू कवर करें, फिर अंदर के इंसान को असल में ये रियलाइज़ कराएं कि हाँ देखो तुम्हारी गलती है, और जब गलती है तो फिर समझना होगा कि बेहतरी कैसे हो सकती है। लेकिन जब गलती समझ लेते हैं तो फिर अगला जो कन्फ्लिक्ट आता है वो क्या आता है? वो ये आता है कि आपका यकीन डावाडोल होना शुरू हो जाता है। आप, वही बात है कि आप फिर अगला सवाल पूछते हैं वाई में, ऐसा ही क्यों था? क्या फेल होने से ही हमेशा कामयाबी मिलती है? जो कामयाब हो रहे हैं उनको भी तो कामयाबी मिलती है। ज़रूरी है कि धक्का लगेगा तो बंदा सीखेगा? तो कभी कभी धक्के से इंसान सीखता है। कभी कभी लाइफ हमें मौका देती है, और कभी कभी हमारे लिए बेस्ट प्लान वही होता है जो अल्लाह ने चूज़ कर लिया होता है, हमें नहीं नज़र आता। मैं नॉर्मली 1-2 केसेस सुनाता हूँ, अब ज़ाहिर है टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट करने की कोशिश करूँगा। एक स्टूडेंट था, शायद आप लोगों ने इससे पहले भी सुना, मैंने शायद लास्ट टाइम या उससे लास्ट टाइम भी ये सुनाया था। एक हमारा स्टूडेंट था काफ़ी पहले, वो थोड़ा सा एथीस्ट किस्म का था, खुदा पे यकीन नहीं रखने वाला। और उसने कहा सर ये ना, ये सिर्फ गरीबों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ खुदा का, अमीरों के लिए नहीं है। गरीब जब नाकाम होता है कहता है जिसमें खुदा की कोई मसलहत होगी। तो फिर अमीर क्यों नहीं नाकाम होता? अमीर के साथ बुरा क्यों नहीं होता? हमेशा गरीब के साथ ही क्यों बुरा होता है? उसे काफ़ी बताया कि देखो अल्लाह ने तमाम इंसान बराबर रखे हुए हैं। किसी के पास आज दौलत होगी तो भाई नहीं होंगे, किसी के पास भाई हो गए तो दौलत थोड़ी सी कम होगी, किसी क्वालिफिकेशन बड़ी अच्छी होगी तो वो लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कहीं सफ़र कर रहा होगा, कोई दुनिया के सामने सक्सेसफुल होगा तो वो अंदर से शायद खुश नहीं होगा। तो बेतहाशा चीज़ें, और अल्लाह ने सारे इंसान हमेशा बराबर कर दिए हैं। तो उसने कहा नहीं सर ये जो है ना, ये सिर्फ एवं ही वो होता है। अगर आज एक बंदा अपाहज है तो वो पहले ही दिन से अपाहज है और वो आखिरी दिन तक अपाहज है, उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। अगर अल्लाह है तो अल्लाह ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। एक बंदा पहले दिन से दोनों टांगों पे चल सकता है, और एक बंदा पहले दिन से अपाहज है, तो उस अपाहज को उसकी वजह से क्या बेनिफिट मिला, या कुछ इस तरह से करके। या एक बंदा बहुत छोटी एज में मर जाता है, उसका कसूर क्या है? अब ज़ाहिर है वो जब बंदा लॉजिक्स में आता है तो फिर इस तरह की बातें कर रहा होता है। तो वो लड़का जो है वो कुछ अरसे बाद आया और उसने कहा जी अब मुझे समझ आ गया।
हुआ ये कि वो कराची में गया, कराची में एक जगह पे वो था, तो वहाँ पे एक जलसा हो रहा था, तो ये भी बड़े जोशो खरोश में वहाँ पे गया। बेनज़ीर उस वक्त आई थी पाकिस्तान, और एक बड़ा शोर शराबा था, बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था। जैसे नहीं होता एक लीडर वापस आता है तो लोगों से लेने पहुँचते हैं, फिर एक जलसा सा था एक पब्लिक जगह पे, और वहाँ उसने बेनज़ीर ने आना था या कुछ इस तरह से था। तो कहता है कि मैं वहाँ पे पुल पे खड़ा हुआ था और मैंने देखा कि वहाँ पे आके वो गाड़ी रुकी जिससे बेनज़ीर ने निकलना था, तो सारे का सारा मजमा उस तरफ भागा कि जी लीडर को खराज अकीदत पेश करें, और जनाब वहाँ स्टेज वगैरह सेट हुआ था। कहता सारे लोग तेज़ी से भागते हुए जा रहे थे और एक बंदा लंगड़ाते हुए जा रहा था बैसाखी के सहारे। कहता जब मैंने उसे देखा ना तो मैंने सोचा कि अल्लाह नाइंसाफ़ी करता है, इस बंदे से इसकी टांग क्यों छीन ली। वो कितना शिद्दत से चाहता है कि जल्दी से वहाँ तक पहुँचे ताकि ये भी लोगों की भीड़ में देख ले, अपने लीडर की शक्ल देख ले, या मतलब जो भी उसके वो जज्बात हैं, सियासी जज्बात हैं। और ये अपनी इर्द गिर्द हसरत से देख रहा है कि बंदे तेज़ी से भागते जा रहे हैं और मेरी टांग नहीं है तो मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। कहता सर 1 मिनट बाद एक धमाका हुआ और मेरे सामने उन लोगों की लाशें उछल के गिरी जो तेज़ी से भागते हुए करीब पहुँचे थे स्टेज के, क्योंकि स्टेज के करीब धमाका हुआ था। क्या तो बंदा साइड पे खड़ा हुआ देख रहा था, उन सारे लोगों को मरते हुए देख रहा था, और वो जिंदा था, उसकी टांग नहीं थी। उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, और जिनकी टांगें थी वो मंजिल पे थे। तो बड़ी क्लियर कट बात है, मतलब हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें नहीं पता कि कब किसकी लाइफ में क्या चीज़ किस तरह से बेहतरी कर जाए। सेम गोज़ विद, चलो सीए की स्ट्रगल तो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसमें अपाजी वाला चक्कर नहीं है। पेपर आपका सम टाइम आपका जो पेपर रह जाता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। कुछ लोगों को शुरू में जब पेपर रह जाता है तो उन्हें समझ आ जाता है कि सी इज़ नॉट देयर फील्ड, वो कंपेटेबल नहीं है, वो अच्छे टाइम पे निकल के लाइफ में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। दरमियान में कुछ लोगों का पेपर रहता है तो उस पेपर से उन्हें समझ आती है कि हाँ भाई मुझे अब किस तरह से चीज़ों को बेहतर करना है, और वो आगे बढ़ सकते हैं, अपनी गलतियों पे काबू पाते हैं। कैफ का फेलियर उनको सीफैप में तेज़ी से पास करा देता है। कुछ लोगों का फेलियर उनको लाइफ में 6 महीने इजाफी दे देता है। कैफ के आखिरी एक आध पेपर दे रहे हैं और फेल हो गया, आपके पास क्या आ गए 6 महीने। पता ही लगा कि 6 महीने में आपने जब अपने ऊपर काम किया, स्किल्स पे काम किया, ऑनलाइन चीज़ों को देखा, तो पता कई दफ़ा ये लगता है कि वो बच्चा जिसके 6 महीने रुकते हैं, 6 महीने बाद अक्सर वो कहता है सर मैं सोच रहा हूँ मैं फर्म जाऊँ या ना जाऊँ, चूँकि मैं ऑनलाइन 2.5 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ। उसको 6 महीने मिल गए होते हैं अपने आपको एक्सप्लोर करने के, और दूसरा बंदा तो धड़ाधड़ पढ़ाई की जंग में लगा हुआ होता है। तो यू नेवर नो कि कब कौन सा फेलियर आपको किस तरह से फ़ायदा दे जाए। तो इसमें मैं फिर जो मैंने कहा कि 2-3 किस्से होते हैं, उनमें से एक किस्सा मेरा अपना था कि मैंने एक टाइम पे मुझे समझ आ गया था कि इस वक्त मेरा पेपर फेल होगा तो मुझे फ़ायदा है, और फिर मैंने दुआ की थी मेरा पेपर फेल हो जाए, और फिर पेपर फेल हुआ और मुझे फ़ायदा हुआ ज़िंदगी में। अब इसी तरह से आप लोगों के ज़माने में पीआरसी कैफ, हमारे ज़माने में मॉड्यूल ABCD होते थे। मॉड्यूल 8 दिया 3 पेपर थे तीनों पास फर्स्ट अटैम्प्ट, बी दिया 3 पेपर थे तीनों पास, सी दिया 3 पेपर थे तीनों पास, डी दिया 4 पेपर थे 4 पेपर दे दिए। यानी कि कैफ के टोटल 13 पेपर होते थे, पीआरसी प्लस कैफ के मिला के, जो आज के दौर का पीआरसी। हमारे ज़माने में मॉड्यूल ABCD होता था। उस वक्त ICAP क्या करता था, कॉलेज वाइज रिजल्ट देता था और वो स्टूडेंट वाइज रिजल्ट देता था, क्योंकि उस वक्त कॉलेज से रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती थी। तो 35 ऐसे लोग थे पूरे पाकिस्तान में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मॉड्यूल C तक पास करके आगे गए थे। शुरू किया था पता नहीं कितने हज़ार ने, और 35 वो थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में A, B और C क्लियर करके बैठे हुए थे। आखिरी जो पेपर दिए 4, वो सबसे ज़बरदस्त हुआ। इतना ज़बरदस्त ना मॉड्यूल A हुआ, ना B हुआ, ना C हुआ, ना D हुआ। और उन सारे ज़बरदस्त में जो सबसे ज़बरदस्त हुआ वो ऑडिट का पेपर था, क्योंकि ऑडिट में मैंने मॉक में टॉप किया था, मिड टर्म में टॉप किया था। मेरे फेवरेट टीचर पढ़ाए थे जाफ़र साहब, जो पैक के ओवरऑल जो प्रिंसिपल हैं। आजकल शायद सलाउद्दीन साहब ने ज़रा टेकअप किया हुआ चीज़ों को। तो वो फैंटास्टिक टीचर, और मतलब मैंने इतना कुछ सीखा उनसे, और मुझे था कि इनके सब्जेक्ट में ना मैंने टॉप करना है पाकिस्तान। हमारे ज़माने में मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होते थे, अगर होते तो आई वॉज दैट मच श्योर कि इस सब्जेक्ट में तो मैंने ही वो करना है। बेतहाशा स्टूडेंट्स थे कॉलेज में, मिड टर्म में, फाइनल मॉक में, हर जगह मैं पूरे कॉलेज में टॉप कर रहा था। तो वो जो 4 पेपर थे उनमें से सबसे ज़बरदस्त जो मुझे पेपर आता था वो ऑडिट था। मेरे अपने नोट्स बने हुए थे, लोग जाके फ़ोटो कॉपियाँ कराते थे और वो कहते थे यार ऑडिट जैसा इसको आता है ना और किसी को नहीं आता। पेपर देने के बाद जब सबसे पता किया कि भाई पेपरों के बाद क्या करना होता है, आपके दौर में तो सोशल मीडिया वगैरह ज़रा ज़्यादा कॉमन है, हम लोग अपने तौर पर खुद ही से टकरे मारते थे। तो सबने कहा भाई फॉर्म में अप्लाई करना है, और
ये जो अच्छी अच्छी फर्म्स हैं ये लाहौर में भी एप्लीकेशंस लेती हैं और कराची में भी एप्लीकेशन लेती हैं, तो दोनों जगह अप्लाई कर देना चाहिए एहतियातन, ताकि उधर हो जाए तो बंदा वहाँ ज्वाइन कर ले, इधर हो तो यहाँ ज्वाइन कर ले। उस वक्त इतना ही बताया गया था। मैं जनाब लाहौर में पता किया, उन्होंने कहा जी हम तो रिज़ल्ट के बाद एप्लीकेशंस लेंगे। एक दो फर्म ने अपना हल्का फुल्का प्रोसेस शुरू किया, बाकियों ने कहा हम रिज़ल्ट के बाद देखेंगे। कराची पहुंच गया, कराची में अप्लाई किया। हुआ ये कि जब अप्लाई किया तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर वहाँ भी ज्वाइनिंग हो जाए तो वो कहेंगे रिज़ल्ट के बाद आ जाओ जब कैफ कंप्लीट हो जाए। हुआ ये कि वहाँ पे दो फर्म्स ने इकट्ठे ही ज्वाइनिंग दे दी, फर्गूसन के PMG। उन्होंने कहा जी आप ज्वाइन कर लें। उस वक्त मेरी प्रेफरेंस उन दोनों के हिसाब से, मैंने कहा हाँ भाई, मैंने सुना इधर उधर से सब ने कहा कि हाँ भाई फर्गूसन को आप प्रेफर करो। मेरे अपने कज़न ने भी काफ़ी अर्सा पहले फर्गूसन से किए थे आर्टिकल्स, उन्होंने भी ये मशवरा दिया। वहाँ पे मैं गया, मैंने कहा जी वो मैंने ज्वाइनिंग देनी है लेकिन मेरा तो अभी पेपर रहता है, तो रिज़ल्ट के बाद आना है ना। उन्होंने कहा क्या मतलब है, कल से आ जाओ। मैं कहा जी कल से ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे दें कि मैं अपना सामान वगैरह उठा लूँ। मैं लाहौर में पढ़ा था तो लाहौर में कुछ सामान पड़ा हुआ है। फिर मेरे फादर का ताज़ा एक और शहर ट्रांसफ़र हुआ है, सरगोदा से भावलपुर ट्रांसफ़र हुआ था, तो मैं वहाँ पे जाके अपनी कुछ निज़ाम देख के आता हूँ। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे 7 दिन का टाइम दिया। जब मैं घर वापस आया तो पता ये लगा कि मेरे फादर चूँकि सरगोदा से ताज़ा भावलपुर शिफ्ट होकर आए थे, उनको एक बड़ा ख़तरनाक सर्वाइकल पेन हुआ था, गर्दन में उनके वो कॉलर डल गया और वो शदीद पेन में थे। एक नया शहर था, उस नए शहर में उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है और बिल्कुल अकेला अकेला सा फील कर रहे थे। चूँकि रिसेंटली ही मेरा भाई जो घर में वालिदैन के साथ होता था वो उसको UK पढ़ने के लिए उन्हें भेज दिया था। सबसे बड़ा भाई एयरफोर्स में था, वो भी घर में नहीं था। और मैं लाहौर होता था, मैं वीकेंड्स पे सरगोदा चला जाता था। उनको उधर से सरगोदा से भावलपुर ट्रांसफ़र हुआ और मीनवाइल जो घर में उनके साथ भाई होता था वो बाहर चला गया और मैं अपने कैरियर के लिए कराची पहुंचा हुआ था। लाहौर में बंदा मौजूद होता तो हर वीकेंड पर आराम से बंदा सरगोदा जा सकता है या भावलपुर जा सकता है। सरगोदा 2.5 घंटे के फासले पे था, भावलपुर 6 घंटे के फासले पे था। तो लेकिन मैं तो कराची चला गया था। अब जब उन्हें देखा उनकी तकलीफ़ इस तरह से, मैंने वहाँ कराची रब्ता किया। मैंने कहा जी वो छुट्टी मिल सकती है या मैं थोड़ा देर से ज्वाइन करूँ? उन्होंने कहा नहीं, आपको जो तारीख बताई आपने उस पर ज्वाइन करना है। वालिद को बताई सारी सिचुएशन और वो बेचारों ने यही कहा कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारा कैरियर इंपॉर्टेंट है। मैं असेस नहीं कर सका उस टाइम पे कि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहे कि मैं जाऊँ, लेकिन उनके लिए मेरा कैरियर इतना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपनी तकलीफ बर्दाश्त करके मुझे जाने दिया। मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ, मदर से फ़ोन पर बात हुई, फादर के कुलीग से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बेटा वो तो बहुत मुश्किल में है, तुम किसी तरह से कराची छोड़ के आ नहीं सकते। मैं जनाब वो फॉर्म वालों के पास पहुँचा, मैंने कहा जी आपने ज्वाइनिंग तो मुझे दी है लेकिन अगर मैं बाद में रिज़ल्ट के बाद आ जाऊँ, मैं थोड़ा सा टाइम लगा लूँ। तो उन्होंने कहा मजाक समझा हुआ है, तुम्हें हमने ज्वाइनिंग दी है, इतने 1000 बंदों में से इतने से बंदों को हमने ज्वाइनिंग दी है, तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई है, अब विड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कड़वा घूंट भर के वो कर लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो पता लगा मुझे उस ग्रुप में डाला था जो बैंकिंग वाला ग्रुप है। वहाँ पे ना 3-4 ग्रुप बने हुए थे कि इस वाले ग्रुप के लोग बैंकिंग के ऑडिट करेंगे, इस ग्रुप के इस तरह से। तो वो उस ग्रुप में थे ही सारे बैंक्स वगैरह, और मैं हमेशा से बैंक से भागा हुआ था। तो सबने बताया कि जो इस ग्रुप में आर्टिकल्स करता है उसको जॉब भी फिर बैंक में मिलती है और बड़े अच्छे तरीके से उसका बैंकिंग में कैरियर चल पड़ता है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा नो था लाइफ में। मेरी अपनी कुछ पर्सनल रिलीजियस रीजंस थी। तो मैंने फिर कोशिश की कि ग्रुप चेंज हो। उन्होंने कहा भाई ये हम अपने तरीके से करते हैं। ग्रुप भी गलत सेट हो गया। एक और डिफ़िकल्टी ये आई कि मैं हॉस्टल में वहाँ रहना चाह रहा था, तो मेरे मामू ने कहा कि नहीं, तुमने तो मेरे साथ रहना है। अब उनका डिफेंस में वहाँ ये लाहौर के हिसाब से वहाँ गज का हिसाब होता है, यहाँ के हिसाब से 2 से 3 कनाल के दरमियान का घर, बड़ा लग्जरियस लाइफस्टाइल। उनको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कोई भी और आके रह रहा हो तो उनके ऊपर ना होने के बराबर खर्चा आना है, लेकिन अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब मैं आर्टिकल्स कर रहा हूँ, कभी देर से पहुँचूंगा, कभी जल्दी पहुँचूंगा, मैं अपने तरीके से पढ़ना होगा, सारा कुछ है। मैं क्यों एक बंदे के घर में जाके उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करूँ? मैं अपने तौर पर रहना चाहता हूँ, जबकि मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बड़ी गलत बात होगी, लोग कहेंगे कि जी वो भांजा इधर आया है तो भांजा जो है वो हॉस्टल में धक्के खा रहा है, जबकि मामू के पास इतना बड़ा घर है। अब वो जनाब ज़बरदस्ती वो अपने घर में, अब उनके घर का मतलब है कि बिल्कुल ही अपने आप को बाउंड कर लेना, अच्छे टाइम से घर से निकलना, अच्छे टाइम पे आना, जब जब लेट हो उन्हें कॉल करके बताना आज मैं देर से आऊँगा, फर्म में लेट सिटेंगे। तो मुझे लगा कि मेरी तो जो पर्सनल आज़ादी है वो भी सल्ब हो गई है, रिलीजियसली भी मज़ेदारी नहीं रही थी। लाहौर में होता था तो मैं लोगों को पढ़ाता था और अपने तौर पे ट्यूशन्स वगैरह देता था, टीचिंग का शौक़ था। कराची में वो काम भी नहीं हो रहा था, घर में भी वालिद परेशान थे। तो मल्टीपल एकदम से इतनी सारी रीज़न्स जनरेट हो गई कि द आइडियल थिंग वॉज कि मैं कराची से भागा हूँ। मैंने अपने इन जज्बात का इजहार किया अपने ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर से। मैंने कहा जी वो मुझे छोड़ना है। उन्होंने कहा तुम तो नहीं छोड़ सकते,
तो मैंने कहा ज़बरदस्ती थोड़ी है मैं भाग जाऊँ, तो आप एक इंसान को रोक थोड़ी सकते हैं। मैंने अभी तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया, तो मैंने ज्वाइनिंग दी है। उन्होंने कहा जी अगर तुम इस तरह से गए ना तो वी विल मेक इट श्योर कि पाकिस्तान भर में बिग 4 में तुम्हारा कभी भी ना हो। हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे और हम तुम्हारा नाम मेल कर देंगे अपनी तमाम उस लिस्ट ऑफ बिग फर्म्स को कि ये एक गलत बंदा है, इसने धोखा दिया है। नन्ना मुन्ना बच्चा डर जाता है। आप देखें ना, FSC की ये भी 1.5 साल हुआ हो, इफेक्टिवली 1.5 पौने 2 साल हुआ और आप फर्म में बैठे हुए हैं, तो 20 साल एज हो तो बंदा जाहिर है मतलब जो है ना वो घबरा सा जाता है। अब अगेन वही वाली बात है कि 20 साल सुन के ना कुछ लोगों ने हैं ये कैसे हो गया, ठीक है। FSC 18 साल की एज में थे। तो होता ये है कि उस टाइम पे लग रहा था कि हाँ भाई मैं तो बड़ा सक्सेसफुल उसमें हूँ और अभी इधर मेरा रिज़ल्ट आएगा और सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। खैर मैंने जो है ना वो फिर जाके बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाए या किसी तरह से मुझे छोड़ दें या मुझे कुछ ऐसी लीव दे दें। बीच में ईद, 3 दिन की ईद पे छुट्टियाँ थी। मुझे याद है 15 दिन पहले मैं कराची में एक लाइन में लगा और पता नहीं कितने घंटे बाद मेरी बारी आई और तब जाके मुझे शायद सीट मिली थी, बर्थ भी नहीं मिली थी, क्योंकि इतना रश था ईद पे जाने वालों का। 3 दिन की छुट्टी थी और 4 दिन मेरे आने जाने में लग गए, जिसमें मुझे एक एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी पड़ी जिसके अलग से मुझे जलालत सहनी पड़ी। तो मैंने कहा मैं किधर आ गया हूँ, मतलब इस शहर से तो अपने शहर जाना भी अजाब है। लाहौर में किसी भी वक्त आप पहुँच जाओ बस स्टेशन पर तो कुछ ना कुछ अच्छी बुरी गंदी अच्छी कोई सी बस तो मिल ही जाती है कहीं ना कहीं के लिए। कराची में से तो मतलब एक ही मेन तरीका है कि आप ट्रेन से जाओ, ट्रेन की इतने पहले बुकिंग करवाओ। तो इतने सारे बिग नो आते जा रहे थे कराची में रहने के बारे में, लेकिन मेरे पास कोई तरीका ही नहीं था। वहाँ से निकलने का मतलब था मैं ब्लैक लिस्ट हो जाता। तो फिर एक दिन मैं अपने ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर से यार कहा कि यार कोई तो तरीका होगा। जो मेरे ग्रुप को हेड कर रहा था एक बंदा, मतलब वो सुपरवाइज़र टाइप का था। मैंने कहा कोई तो तरीका होगा, मैं कैसे बच सकता हूँ, मेरे साथ ये लाइफ में मामलात हो गए हैं, मैं नहीं यहाँ रहना चाहता, लेकिन मैं अच्छी फर्म छोड़ना भी नहीं चाह रहा लाइफ में। उसने कहा दुआ करो तुम्हारा पेपर रह जाए, रिजल्ट तो भी पेंडिंग है ना, पेपर दिए हुए थे और ज्वाइनिंग हुई हुई थी। उसने कहा दुआ करो रिजल्ट रह जाए, तुम्हारे पास बड़ा सेफ बहाना होगा कि मेरा पेपर रह गया, मैं जा रहा हूँ, मैं पेपर दूंगा, जब मेरा कैफ क्लियर हो जाएगा तब मैं दोबारा आऊँगा। आंखों में चमक आ गई मेरे। मदर को कॉल करके मैंने कहा दुआ करें मेरा पेपर रह जाए। तो एक दफ़ा उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन जब मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा बेटा मैं यही दुआ करूँगी जो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। ये कहना तो मुनासिब नहीं तुम्हारा पेपर रह जाए, लेकिन जो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। रिज़ल्ट से पिछली रात तक शदीद दुआ की कि अल्लाह करे पेपर रह जाए। 100 नफल 2-2 रकत के माने कि अल्लाह करे पेपर रह जाए, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। पूरी रात जाग के वो 100 नफल अदा कर दिए रिजल्ट से पहले। क्रैश कोर्स, मतलब पूरा जिस्म दुखावा, घुटनों में दर्द, रान में दर्द, और मतलब इतना मुझे वो था कि मेरा बस पेपर रह जाए किसी तरीके से। रिजल्ट आया, ऑडिट का पेपर रह गया, जो बेस्ट पेपर था। पहले तो शौक लगा, ऑडिट में कैसे हो सकता है, मतलब वही रहना था तो कोई ऐसा पेपर रह जाता जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, ये तो मेरा फेवरेट पेपर कैसे रह सकता है। फिर मुझे एकदम से एहसास हुआ कि जब मैंने इतना ईमान दिखाया है और अल्लाह से दुआ की है कि मेरा पेपर रह जाए ताकि मेरे मसले लाइफ के हल हो जाएं, तो उसने मेरा वो पेपर फेल किया है जो कभी भी दोबारा मैं आराम से पास कर लूँगा, जिसके लिए मुझे दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मैं जनाब फिर अब किस्सा लंबा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि इसमें जो है ना, बल्कि शायद अगला कैप्शन भी इसको सपोर्ट कर सकता है। मैं फेल होने के बाद बड़े फ़ख्र से जनाब अपनी रिज़ल्ट शीट उठा के चलते चलते जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंचा। मैंने कहा देखो मेरा पेपर रह गया है। उसने कहा शाबाश लड़के, क्या वो किया। उसने भी गले लगा लिया, उसे समझ आ गई थी मैं किस उससे गुजर रहा हूँ। पार्टनर के पास पहुँचा, उसका ये देखें जी ये मेरा पेपर रह गया है, अब जाहिर है मुझे तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब अनक्वालिफाइड तो नहीं मैं आपकी फर्म में रह सकता। मैंने सुना है कि जिसका पेपर रह जाता है वो पहले पेपर देता है फिर आता है। तो मेरी तरफ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कोई चक्कर नहीं। मैं कहा मेरा पेपर, कहते हैं तुम्हें 15 दिन की छुट्टी दे देंगे। मैं कहा नहीं 15 दिन में नहीं पास होता, देखिए मेरे 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे। उसने कहा महीने की छुट्टी दे देंगे। मैंने कहा ये तो कहानी ख़राब हो गई। मैंने कहा देखिए अब अगर पेपर रह गया है और मेरे पास लाइफ में 3-4 महीने आ गए हैं, मेरे बहुत सारे मसले हैं लाइफ में, मैं थोड़ा सा उन्हें सॉर्ट आउट कराऊंगा, थोड़ा सा घर को भी टाइम दे दूंगा, थोड़ा सा सही बात, थोड़ी सी दरमियानी बात होगी। कहते हैं ये सारी ना कोई इतनी मुझे मैच्योर रीज़न नहीं लग रही जिसकी बेस पे मैं तुम्हें आज जाने दूँ और कहूँ 4-5 महीने बाद आगे ज्वाइन कर लेना।
मैंने कहा जी वो मुझे बचपन से पीएचडी मैथ करने का शौक़ था, मैं इस गलती में सीए में आया था कि यहाँ मैथ होती है, वो मेरा ख्वाब टूट चुका है। मैंने बैचलर्स किया हुआ है, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं 4 मैथ के पेपर बैचलर्स के उठा के देना चाहूँगा, ताकि मैं अपने बीए को बीएससी मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर लूँ। मेरी ये ज़रा पुरानी ख्वाहिश है, मेरे अब्बू को भी अच्छा लगेगा, वो एमएससी मैथमेटिक्स हैं। उसने कहा हाँ ये अब बात सुन के अच्छी लग रही है कि तुम बैचलर्स अगर अपना रिवाइज, तो कहते हैं ठीक है मैं फिर लिख के दे रहा हूँ कि तुम जब आओगे तो तुम्हारा कैफ का रिजल्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, और वो बैचलर्स का जिसका तुमने पेपर दिए हैं उसकी कम से कम अटेंडेंस शीट या वो एडमिशन कार्ड तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुमने वाकई पेपर दिए हैं। तो उसके बाद मैं बड़े खुशी खुशी घर आया, उनको सारी बातें बताई, लाहौर गया, लाहौर जाके एडमिशन लिया, उसमें वापस घर आया, जो भी उस नए शहर के मसले थे वो सारे सेटल किए, फादर के साथ टाइम स्पेंड किया, और मतलब मेरे लाइफ के यादगार 4 महीने, मैंने शायद 40 साल जिए उन 4 महीने में। हर चीज़ कवर की है, हर जगह वालिद के साथ उनकी तबीयत सही हुई थोड़ा सा, तो वो ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा घुलने मिलने वाले आदमी, तो मैं उनको लेके जगह जगह मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों की तरफ लेके गया, उनको पूरा सैर वगैरह कराई पाकिस्तान की, फिर रुक के अच्छी तरह से खिदमत की, सारे मामलात घर के सॉर्ट आउट किए। तो फिर ये हुआ कि वो तो बीएससी के इम्तिहान में महीना रह गया, फिर लाहौर आया। लाहौर में आके मैंने पूछा जी बीएससी की ट्यूशन्स कैसे होती हैं, तो मुझे याद है कि वो फिरदौस मार्केट में होते थे हॉस्टल में, तो पास एक आध अकेडमी थी, उधर मैं गया, मैंने कहा जी वो बीएससी मैथ की तैयारी करनी है। तो उन्होंने कहा आपका पेपर साल बाद वाली अटैम्प्ट है या 2 साल बाद वाली अटैम्प्ट, क्योंकि लोग नॉर्मली साल पहले उसमें ए और बी 2 तरह की सीरीज़ होती है, 2 पेपर ए सीरीज़ में होते हैं, 2 बी सीरीज़ में होते हैं, ए बी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो लोग उसको साल या 2 साल लेते हैं पास करने के लिए। तो मैंने कहा जी मेरा महीने बाद पेपर है। बंदा बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा पागल हो, मैंने कहा जी तकरीबन, थोड़ा जुनूनी हूँ। उसने कहा तुम कर लोगे, मैंने कहा जी आपके बारे में सुना है कि आप ऐसे टीचर हैं जो महीने में भी करा सकते हैं। बंदा ज़रा थोड़ा सा हवा में उड़ना शुरू हो गया, उसने कहा यार क्या बात कर दी। उसने कहा लेकिन मैं बड़ा जालिम आदमी, मैं तुम्हें 100 सवाल दूंगा डेली करने के लिए। मैंने कहा मैं करूँगा, जिस दिन ना करके हूँ आपने मुझे पढ़ाना छोड़ देना है। और उसने वाकई ही 100 सवाल दिए दिन के, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वाकई ही 100 सवाल किए भी। फिर मैंने अपने उस पैशन को, उस शौक़ को भी टाइम दिया कि मैथ से जो मुझे बड़ा शदीद लगाव था, तो 1 महीने में बीएससी के 4 100 नंबर के मैथ वाले पेपर वो उठा के दिए, वो पेपर दिया, वापस घर आ गया। फिर अगला माइलस्टोन था आईकेप का इम्तिहान। आईकेप के इम्तिहान शुरू होने से 3 दिन पहले पहुंचा लाहौर अपने हॉस्टल, ढूंढी ऑडिट की किताबें। इस सारी कहानी में ऑडिट तो अभी तक था ही नहीं, जिसका दोबारा इम्तिहान देना है। एक जगह से अंदर पड़ी हुई मिली, उस पर से मिट्टी झाड़ी, उसको थोड़ा सा वो किया, उसको उठा के देखा, मैंने कहा मुझे आती हैं सारी चीज़ें। 2 दिन हल्का सा उसे रिवाइज़ किया, पेपर दिया, और बड़े सुकून से पास भी हो गया, क्योंकि उस वक्त उसका सुकून से ही पास होना बनता था। और जिस वक्त मुझे शदीद ज़रूरत थी कि वो फ़ेल हो, वो मुझे फ़ेल होके मिला है। सिर्फ फ़र्क ये है कि मुझे पहले से समझ आ गई थी कि इस वक्त फ़ेल होने में फ़ायदा है। समटाइम हमें समझ नहीं आ रही होती। शायद मैं आज टीचर ना बना हुआ होता अगर मैं कराची में होता, शायद इस वक्त मैं किसी बैंक में बैठा हुआ सूद को जस्टिफाई कर रहा होता बिला वजह, चूँकि मैं वहीं पे नौकरी कर रहा था। शायद मेरी आज़ादी अभी तक सल्ब हुई हुई होती। शायद जो है वो मेरे दिल में हमेशा गिल्ट रहता कि मैं अपने फादर को मुश्किल टाइम में हेल्प नहीं कर सका, या शायद मैं हमेशा सोचता कि अच्छा भला मैं पीएचडी मैथमेटिक्स कर सकता था, मैं क्यों इस फील्ड में आ गया। और मेरा फिर एफएससी के बाद मैथ से ताल्लुक ही ख़त्म हो गया, तो अपने शौक़ से बैचलर्स भी कर लिया। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं एक फेलियर की वजह से। तो सिर्फ अकीदे की बात है। तो सम टाइम पेपर फेल होते कि हमें उस टाइम पे मुश्किल लग रहा होता है, तकलीफ लग रहा होता है, और हम हमेशा सोच रहे होते हैं कि अल्लाह को नहीं नज़र आ रही हमारी तकलीफ़। तो इसमें हमेशा एग्जांपल दी जाती है कि अगर एक माँ की गोद में एक रोता हुआ बच्चा है, या एक माँ के पास एक छोटा सा बच्चा है और वो रो रहा है, और माँ ने उसके सामने एक फीडर बनाया है जिसमें दूध है, और वो बच्चा बार बार रोते हुए माँ की तरफ देख रहा है मोटे मोटे आंसुओं के साथ कि ये मुझे क्यों नहीं ये दूध पिला रही फीडर से। लेकिन माँ को पता है दूध अभी गर्म है, ताज़ा ताज़ा उबाला है, वो चाह रही है कि 5, 7, 10 मिनट गुजर जाएं, ये थोड़ा सा मुनासिब ठंडा हो जाए तो वो इसी बच्चे को पिला दे। माँ को पता है कि ये दूध इस वक्त गर्म है और ये तकलीफ़ देगा, बच्चे को नहीं पता। बच्चे की आंख में मोटे मोटे आंसू हैं, वो माँ को देख रहा है, उसके नज़दीक तो यही है ना पालने वाली, उसको तो अल्लाह का तो पता ही नहीं है अभी। उसके सामने द बिगेस्ट पर्सन जो उसकी केयर कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही। वो बच्चा रो रहा है, रोते रोते उसकी तरफ देख रहा है माँ की तरफ, कि इसको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या गुजर रही है। लेकिन माँ को पता है कि इस टाइम पे वो दूध बच्चे का होंठ जला देगा, उसको नुकसान दे देगा। तो हम भी वो छोटा रोता हुआ बच्चा है, हमें नहीं पता दूध गर्म है,
हमें नहीं पता कि इस वक्त कौन सा आउटकम हमारे लिए अच्छा है, कौन सा आउटकम अच्छा नहीं है। और वो मालिक वो समझता है कि दूध गर्म है, वो हमें हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में बेस्ट तरीके से सर्व करना चाहता है, और कभी भी किसी इंसान पे इतना बोझ नहीं डालता जिसको वो उठा सकता ही ना हो। तो कभी भी लाइफ में परेशानी हो ना, तो एक सजेस्टेड आयत है, अल्लाह ताला किसी जान को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, जो नेकी वो करे उसके लिए और जो बुराई करे वो भी उस पर है। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या ख़ता किए हो तो हमें ना पकड़ना। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पे डाला था। यानी कि पहले कि अल्लाह ताला किसी उसको तकलीफ देता है, और फिर एक दुआ है कि अल्लाह से अगर इस तरीके से दुआ करेंगे तो वो होगा। वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, तू ही मालिक है, हमें काफरों की कौम पर गलबा अता फरमा। यानी कि एक दुआ करने का तरीका भी आयत ने बता दिया, और एक रूल बता दिया। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ बताने वाला अल्लाह है। तो ये एक परफेक्ट स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस है। तो आज अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ है और आप कह रहे हैं कि मैं कैसे बर्दाश्त करूं, इसका मतलब है आपका ज़र्फ़ इतना मजबूत है, अल्लाह आपको इतना कैपेबल मानता है, इतना मजबूत मानता है कि आपको आज वो तकलीफ़ मिली है। तो दुआ यही है कि हम पे उस तरह से बोझ ना डाल, हमें जो पिछले लोगों पे डाले, हमें ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स रखना। लेकिन रूल भी बता दिया कि अगर बोझ आए तो परेशान नहीं होना, किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं मिलती। तो मुश्किलात सम टाइम इंसान को रीमेक करती हैं, दोबारा से बिल्ड करती हैं। जी सर, मैंने कल ऑडिट पास कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, 5वीं अटेम्प्ट में। ज़बरदस्त। अब ये काफ़ी ईमेल में भी आपसे बातचीत हुई है मेरी काफ़ी दफ़ा, और इसलिए हाल इसलिए खड़ा किया क्योंकि जब मैंने ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ी थी ना, हर रिजल्ट के बाद मुझे पता लग जाता था कि यानी मेरा अल्लाह ने इतना बर्डन अगर डाला है, इसका मतलब मेरी कैपेसिटी है, मैं उस कैपेसिटी को पहचान नहीं पा रहा। तो वो एक दिन लगता था मुश्किल, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे सिर्फ इन चंद अल्फाज के बाद ना हर चीज़ क्लियर हो जाती है। देखें, क्लास में से भाई ने बड़ा पॉजिटिवली उन्होंने हैंड रेस करके कहा कि मेरा ऑडिट 5वीं अटेम्प्ट में निकला है, और जब भी मुझे होता था कि ऐसा क्यों है, तो ये आयत जो है वो मुझे हौसला दे रही होती थी कि हाँ, इसका मतलब है कि आई हैव द कैपेसिटी और अल्लाह मुझे इस आजमाइश से गुजारना चाहता है। तो उन्होंने पॉजिटिवली उसको वो किया, और आज उन्होंने कहा कि वो पेपर पास करके भी बैठे। सर, 1 और 2.5 साल से सिर्फ यही पेपर है। अब आप सोचें, सीवी लेके हर फॉर्म में गया हूँ, अब तो शायद उनके एचआर वालों को भी शक्लें याद हो गई थी, लेकिन बस यही कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आज यहाँ बैठा हूँ। अब आप ये देखें ना कि ये तकलीफ़ जो है आपका, शायद थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हुआ हो, लॉस हुआ हो, लेकिन एक बंदा 2.5 साल से फंसा हुआ है और उसके बावजूद वो पॉजिटिव है। दिस इज़ द गेम। कनेक्ट सही चीज़ से किया हुआ है। हमारे पास फ्रेमवर्क है, दुखी हो तो फ्रेमवर्क है, मोटिवेशन हो चाहिए हो तो फ्रेमवर्क है, लड़ना हो तो फ्रेमवर्क है, धीमा बन के अच्छे तरीके से तबलीग करनी हो, अच्छी बात करनी हो तो भी फ्रेमवर्क है। और एक दफ़ा उर्दू में सारा कुरान पढ़ा हुआ हो तो वो तो पूरी लाइफ गुजारने के लेसन है। तो जाहिर है, अब चूँकि मोटिवेशन की बात चल रही है, तो सम टाइम जब बहुत ही कोई मायूस होकर ज़िंदगी से मुझे मेल करता है कि जी मैं तो बस अब सोच रहा हूँ कि एक आध हफ्ते बाद जो है ना, ज़रा प्लान कर रहा हूँ कि कोई रस्सी ढूंढूँ, कोई खुदकुशी का तरीका वगैरह। बच्चे सारे अचानक से बहुत ही इमोशनल होकर कुछ एक्टिंग भी कर रहे होते हैं और कुछ कभी कभी वैसे ही पैनिक भी हो जाते हैं। तो मैं ज़रा एहतियातन डर जाता हूँ कि मैं ये सोचूँ कि शायद वाकई सीरियस है। तो मैं सबसे पहले उसको यही आयत शेयर करता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा राइटअप है, एक दफ़ा तेज़ी से वो पढ़ा देता हूँ कि होता क्या है। In life, you will surely get what you deserve. Keep doing hard work. I was seeing a post that what difference does it make to qualify in 5 years or in 10 years? I can quote my example. I cleared 20 papers out of 21 in 5 years. वाकई ऐसा है। 5 साल आर्टिकल्स के बीच में मेरे सारे पेपर पास थे, एक रहता था। आगे वाला जुमला, and was about to qualify but the last alone paper took 5 years to pass. भाई ने 2.5 साल की बात की है, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ। इनको हर 6 महीने बाद नज़र आता था अगला माइलस्टोन। अब कैफ से सीफैप या आर्टिकल्स की जर्नी फिर भी छोटा माइलस्टोन है, क्वालिफिकेशन काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन एट द ऑल टाइम मैं टीचिंग कर रहा था और वो पेपर बीएफडी का था, और मुझे कभी भी परवाह ही नहीं थी कि वो पेपर मेरा रह जाए, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़ाना ही नहीं था। उसमें फाइनेंस और इंटरेस्ट वगैरह वाली बातें थी, तो मैंने पहले से उस पर क्रॉस लगाया हुआ था कि ज़िंदगी में मैंने इस पेपर पर कभी भी हाथ नहीं डालना। तो मैं सीए फाइनल को पढ़ा रहा था और बस उस दौरान बीच में अपना जाके भी पेपर दे देता था। ये देखिए ना, दिसंबर के महीने में पेपर होता है क्या, वो सीए फाइनल का।
अब सोचें दिसंबर में हमारा स्टूडेंट्स के साथ कितना पीक पे सीज़न चल रहा होता है, एंड उस वक्त एक बंदा जाके, एक टीचर जाके पेपर दे, आसान बात नहीं होती। तो एक पेपर रहता होता था तो उसको बस दे देता था कि चलो निकल गया, ना हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैंने बेरगबती दिखाई है तो 5 साल में कहाँ 20 पेपर और पूरे 5 साल में 1 पेपर। लेकिन एंड यू कैन जज फ्रॉम माई टुडे दैट सक्सेस इज जस्ट मैटर ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। आज क्लास में भाषण दे रहा हूँ तो इररेलेवेंट हो गया, 5 साल में पास किया था, 10 साल में पास किया था, या 15 साल लगा दिए थे, 20 साल भी लगा दिए होते, इररेलेवेंट था। Everyone is living in his own timeline. ये बहुत ज़रूरी है बात समझना। What if someone qualify in 5 years and die at the age of 45? What if someone qualify in 10 years and die at the age of 70? कंट्रोल में तो है ही नहीं ना। हम इसी पे दुखी होते रहे कि लो जी मेरे तो 11 साल लगे सीए क्वालिफाई करते करते। तो हो सकता है अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी देखी हो कि हम आगे का पीरियड ज़रा ज़्यादा एक्सटेंडेड अच्छे तरीके से गुजार लें। एक बंदा बहुत ही तेज़ी से क्वालिफाई कर गया है, पता नहीं उसकी मतलब उसके लिए क्या पैटर्न अल्लाह ने, कहीं कोई चीज़ प्लस की है तो कहीं कोई ना कोई और चीज़ माइनस हो गई होगी। इंसान अल्लाह ने सारे बराबर कर दिए हैं, कोई अमीर है तो कोई और डिसएडवांटेज है, कोई गरीब है तो उसको कोई और डिफरेंट एडवांटेज है। अल्लाह हैज़ प्लान मच गुड फॉर एवरीवन जस्ट इन डिफरेंट टाइमलाइन। डिफरेंट टाइमलाइन में हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा है। सेम हमारे साथ एक और दोस्त, मॉड्यूल ए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, बी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, सी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, डी के इसी तरह से 4 पेपर दिए मेरे साथ, मेरे भी 3 पास हुए, उसकी भी 3 पास हुए, उसका भी 1 रहा और मेरा भी 1 रहा। उसके साथ के सारे कुलीग उसे असर से देखते थे, इसके पेपर पास हो ही जा रहे हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हम तो बहुत पीछे रह गए इससे। वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर था, उसने 13 अटेम्प्ट्स और दिया। कहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों पेपर पास होते जा रहे थे, एक ऐसा अटका कि 13 अटेम्प्ट्स तक वो देता रहा, उसका पास नहीं हुआ। उसके साथ वाले क्वालिफाई कर गए, जो सोचते थे ना कि हम इससे पीछे क्यों रह गए। कोई पता नहीं, एक बंदा मॉड्यूल डी में और आप मॉड्यूल ए में, यानी एक बंदा पीआरसी में और एक बंदा कैफ खत्म करके बैठा हुआ है, शायद कुछ ईयर्स बाद आप उससे आगे निकले हुए हो। वो पेपर देता, अच्छा अब इसमें डबल स्टोरी है, वो पेपर देता रहा, नहीं पास हुए, उसके साथ वाले क्वालिफाई कर गए। तो वो जिनको लग रहा था लाइफ में हम पीछे रह गए, वो आगे चले गए। जब वो रह रहा था और जो आगे चले गए तो उनको अब लगा हम लाइफ में आगे चले गए। उसने एक टाइम पे लानत भेजी पूरे निज़ाम पे कि अजीब ही सिस्टम है, एक पेपर और मैं किधर फंस गया हूँ, दूसरे मुल्क चला गया। अगेन आज वो उन सारे लोगों से जो उसके साथ वाले थे अभी भी ज़्यादा सक्सेसफुल है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस, अप्स एंड डाउन, कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर, कभी किसी को प्रिविलेज कभी किसी को प्रिविलेज। अभी एक सेशन हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में जहाँ पर स्टूडेंट्स की मोटिवेशन, और उसमें तो सलाउद्दीन साहब ने मेरा जिक्र करके कहा कि आतिफ का मुझे पता है कि 3-4 साल पहले इसके ऊपर बड़ा ख़तरनाक सा टाइम आया था, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था टीचिंग करने से, मैं छोड़ दिया था, मैं रिज़ाइन कर चुका था। और वी नेवर नो, मतलब मेरी टांग में एक तकलीफ़ थी और ऐसी तकलीफ़ थी कि उन्होंने कहा था कि अब आपने स्ट्रेस लेना ही नहीं है, आपने खड़े नहीं होना, आपने वॉक नहीं करनी, आपने पहले अपने आप को ठीक करना है, 2-3 साल लगा के, हो सके तो ज़िंदगी भर टीचिंग मत करें, लेकिन कम से कम जब तक आप ठीक नहीं होते आपने टीचिंग नहीं करनी। और फिर एक मौज़ाती तौर पे पता नहीं किस टाइम पे किस तरह से ऐसा रिकवर हुआ कि फिर छोड़ा ही नहीं किसी को। आप 6 महीने के लिए गायब होते हैं, आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं, और फिर ऐसे कम बैक किया है कि फिर मज़ा आया है। गेम तो फिर ये होता है, फिर आप खेलें तो फिर उस लेवल पे खेलें कि आप या तो 10 मैच खेले नहीं आए तो ट्रिपल सेंचुरी बना के जाएं। लाइफ हमेशा मौका देती है। नो वन नोज हु इज़ बेटर देन होम। हर बंदा अपनी अपनी टाइमलाइन में चल रहा है। I surely can quote, I would not be such successful, alhamdulillah, had I qualified earlier and had I left teaching on pressure of society. शायद मैं उस टाइम पे आर्टिकल्स के बीच में क्वालिफाई कर लेता तो मुझे मेरा जुनून टीचिंग की तरफ लोग ना आने देते। तुम फर्गूसन से निकले हो, तुम क्वालिफाइड हो, पागल हो गए हो, बाहर जाओ 2.5 लाख की नौकरी करो, पाकिस्तान में 1.5-2 लाख की नौकरी करो, कैरियर बनाओ। सोसाइटी का इतना प्रेशर बनता कि शायद मुझे टीचिंग करने ही कोई ना देता। अब सबको पता था इसका अभी फाइनल का कोई पेपर रहता है, ये क्वालिफाई होगा तो फिर इसे समझाएंगे कि यार क्या कर रहे हो टीचिंग में, चलो तब तक गुजारा करना है, शौक पूरा करने देते हैं इसे। अल्लाह ने मेरा वो निज़ाम रखा हुआ था। तो वो 5 साल मुझे आज तक कभी भी नहीं दुखते। सिर्फ आपको बताने के लिए एग्जांपल देता हूँ कि देखें 5 साल में 20 पेपर पास हो गए तो 5 साल में 1 पेपर पास हुआ। सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है। मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं टीचिंग करूँ, और मैं जब अपने कोलीग, अपने सीनियर, उनसे सीनियर जब पे सब पे नज़र डालता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को सबसे अच्छी जगह पे पाता हूँ कि मैं अपना शौक़ भी पूरा करता रहा,
ये मोज़िज़ प्रोफेशन है, नबियों का पेशा रहा है, और थ्रू आउट इसमें आपको मौका मिलता है कि आप अर्न तो कर रहे होते हैं लेकिन आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस है। तो अब करना क्या चाहिए? ऑल वी कैन डू इज, जब भी हम मायूस हों, जब भी हम परेशान हों, क्या तरीका है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? कीप डूइंग एफर्ट, लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह। Don't try to control the uncontrollable. We can put effort but we don't have control over results. आप एफर्ट करना मत छोड़ें, लेकिन रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। अनकंट्रोलेबल पे मत पेन लें, कंट्रोलेबल पे पेन लें। स्टे कनेक्टेड विद पेरेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सिंसियर हैं आपसे ये लोग, इनसे कनेक्टेड रहना है। इनको सर्व करें, इनको अपनी मुश्किलात बताएं, इनसे काउंसलिंग लें, इनसे सारी चीज़ें सीखें। मेरे फादर की एज 70+ थी, मैं उनसे जाके फिर भी सीख रहा होता था कि बताएं अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन और उसके सामने मैंने टीम बिल्डिंग को वो करना हो तो किस तरह से किया जाए। वो अपने टाइम पे बड़े अच्छे ट्रेनर रहे थे और मैं थ्रू आउट उनसे सीखता था। हर वीकेंड उनके साथ बैठ के 3-4 घंटे वो मुझे इतना कुछ सिखाते थे, और मैं जितना मर्जी लाइफ में भी कामयाब हूँ, वो मेरे से एक स्टेप ऊपर ही जानते थे। तो पेरेंट्स हैं, डोंट बी ओवर हिस्ट्री ऑफ कंप्लीटिंग द थिंग्स अर्ली। कोशिश करें, ख्वाहिश करें, हविस ना रखें कि नहीं अगर नहीं हुआ तो मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा, तबाह हो गया। ये वो जनरल गाइडेंस मैंने कहा कि मैंने आज इसलिए यहाँ पे सामने स्क्रीन पे की है कि जब भी कोई बहुत शदीद मायूसी में मुझे भेजता है तो मैं फिर ये राइटअप उसे भेजता हूँ। और इतना कलरफुल नहीं हो, स्क्रीन के हवाले से इसको वो किया हुआ है। डू प्लान द थिंग्स एंड ऑलवेज डू लॉन्ग टर्म एक्शंस आफ्टर अ गुड। पहले प्लान करें फिर एक्ट करें, ये लाइफ में हमेशा ज़रूरी है। सिर्फ एक्ट करते करते 2 साल बाद ये नहीं सोचना कि अच्छा ज़रा प्लान तो कर लूँ कि चीज़ें कैसे करनी है। एक अच्छा थॉट अप दें हमेशा कोई भी काम करने से पहले। बी कनेक्टेड ऑन व्हाट यू हैव, बी कंटेंटेड ऑन व्हाट यू हैव, बिकॉज बिलियंस ऑफ पीपल आर नॉट सो प्रिविलेज एज यू आर। मायूसी की एक बहुत बड़ी वजह, हम ऊपर देख रहे होते हैं, नीचे नहीं देख रहे होते हैं। नीचे हमसे बहुत ज़्यादा करोड़ों अरबों लोग ऐसे होते हैं जो परेशान हाल होते हैं। हम उन्हें देखने के बजाय ऊपर के कुछ खुशहाल लोगों को देख के सोचते हैं कि भाई मेरे साथ तो ज़िंदगी पता नहीं क्या कर रही है। अल्लाह का शुक्र है आप लोग इस शहर में आके बैठ के एक अच्छे प्रीमियम जगह पे सुकून से एसी में बैठ के मेरी बात सुन रहे हैं। पता नहीं कितनों को ये मौका मिलता है इस तरह से। कीप इन माइंड एवरीवन इज इक्वल, सम हैव गुड मनी बट नो सिंसियर फ्रेंड or siblings to share with, some are poor but have great friends or have great energy or ability to do hard work which can take them much higher in no time. सब बराबर हैं, आपने ये नहीं सोचना उसके पास वो ज़्यादा है उसके पास वो ज़्यादा है। मेहनत करने वाले को सब मिल जाता है। डोंट कंपेयर, बी योरसेल्फ। इफ पॉसिबल फाइंड द इनर सेटिस्फैक्शन एंड सर्च फॉर वो थिंग्स जो आपको प्लेजर देती हैं, उन पे स्पेंड करें टाइम। नेवर लीव योर हॉबीज अनअटेंडेड। अपनी हॉबी नहीं छोड़नी, ये जिंदा रखती है। हम सोशल एनिमल है, हम सिर्फ रोबोट नहीं है जो हर वक्त सिर्फ पढ़ते रहें। अंदर के इंसान को जिंदा रखना है, अंदर की छोटी छोटी ख्वाहिश को फॉलो करना है, उसके मुताबिक काम करना है। यू नेवर नो वन डे इट कैन बिकम कमर्शियल, कैश जनरेटिंग एक्टिविटी। आजकल तो हर चीज सेलेबल है। किसी को किताबें पढ़ने का शौक है तो किताबें पढ़ना तक सेलेबल एक्टिविटी है। किसी को बोलने का शौक है, बोलना सेलेबल चीज़ है। लेकिन आज ये नहीं सोचना किससे मैं कमाऊंगा। आज आपने वो काम करना है अपने अंदर के इंसान को तस्कीन देने के लिए। जैसे मैं टीचिंग करता था और जिस टाइम पे टीचिंग शुरू की है कुछ भी नहीं था, मतलब जिस वक्त मुझे 1 लाख रुपए की ऑफर थी आर्टिकल्स के बाद, उस टाइम पे टीचिंग में 6 महीने मुझे 18,000 रुपये मिले थे, 6 महीने के टोटल एंड पे। इतना बेचारा गरीब सा प्रोफेशन होता था, लेकिन मैं अंदर के इंसान को मुतमईन कर रहा था कि मैंने वो काम करना है जो मुझे तसल्ली दे रहा है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि गेम इस लेवल पे चल रही है। And then all people who were negating you on that would finally realize that you were right. I personally have witnessed that many times in life. तो मैं कहता हूँ मैंने ज़िंदगी में कई दफ़ा देखा है लोगों के लिए ना आप अनप्रूवन थ्योरम होते हैं। आपकी बात होती है, आप कहते हैं मुझे ये शौक है, वो कहते हैं पागल हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे इसको तो पेंटिंग का शौक है, जुनूनी हो गया है, इसको तो जो है वो खामखा गेम्स खेल रहा होता है। जो गेम खेलने वाले तक कैरियर बना लेते हैं, वो गेम्स नई गेम्स आने से पहले खेलते हैं, उसके वॉक थ्रूज लिखते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स देते हैं। बस जुनूनी होना है। अपने एक पैशन को ज़रूर साथ रखें और उसको टाइम ज़रूर दें, हर वक्त टाइम दें। अंदर के इंसान का जिंदा रहना भी ज़रूरी है। तो फाइनली जब ये सारे काम करेंगे तो अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? पहले एक प्यारी सी बात, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, आई ऑलवेज गिव यू अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड अप अगेंस्ट। जिंदगी वाकई ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि बस गेम ओवर हो गई है। सिर्फ आखिरी सांस वाले बंदे की गेम ओवर हो गई होती है, बाकी हर बंदे के पास हमेशा स्टैंड अप होने का चांस होता है।
आप कामयाब लोगों को देखते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता पीछे कितनी नाकामी है। आपको स्टीव जॉब बहुत याद आता है कि जी ये एप्पल का मालिक है, 60 साल के बाद जाके तो चीज़ें बेहतर हुई थी उसकी। थॉमस एडिसन ने बल्ब ईजाद किया था, सबको पता है, लेकिन 1000वीं अटेम्प्ट में किया था और उससे पहले कई साल से नाकाम हो रहा था, वो नहीं पता लोगों को। Neither the person, अब again, harming yourself or getting over stress is never a solution, because neither the person committing such extreme act get any advantage, moreover attracting a bad afterlife, nor your loved one get any benefit, only they are more tense. You will never be given burden beyond your capacity. तो सबसे बड़ा solution performance. The best revenge from society is to perform. Perform well, perform best. Show them your best. सोल्यूशन ही है। हर घटिया रिश्तेदार का एक ही सोल्यूशन है, हर तकलीफ देने वाले दोस्त का एक ही सोल्यूशन है, हर कंपेटिटर का एक ही सोल्यूशन है। दुनिया में हर वो शख्स जिसने आप पे उंगली उठाई है, एक ही सोल्यूशन है, परफॉर्म करें। और सिर्फ परफॉर्म ना करें, परफॉर्म वेल, परफॉर्म बेस्ट, शो देम योर बेस्ट। अगर आप सक्सेसफुल हो गए ना, सबके सब पलट के आएंगे। लेकिन आप उनकी वजह से मायूस हो के सक्सेस की तरफ नहीं गए तो वो कहेंगे कि देखा हम नहीं कहते थे ये नाकाम इंसान है। तो बदला लेना है ना, गुस्सा आता है रिश्तेदारों की बातों पे, कैसे बदला लेना है? रोगे, गज़लें सुन के, बंद कमरे में बंद करके अपने आप को खुदकुशी के तरीके ढूंढने से क्या होना है? उस वक्त भी आप ही गलत साबित हो जाएंगे। कॉवर्ड इंसान था, कमज़ोर था, भाग गया। खड़े हो, दोबारा से स्टैंड करें, मुकाबला करें, और 6 महीने पीछे जो जिन्होंने आपको कमेंट्स दिए, 6 महीने बाद उन्हें दिखा दें कि जी मेरे पास बेस्ट ट्रेड थी, विच वॉज परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस इज द बेस्ट सोल्यूशन एंड द बेस्ट रिवेंज। सिर्फ यही काम आपको हमेशा सबकी नज़र में मोतबर कर सकता है। लेकिन जिस दिन आपने परफॉर्म करना छोड़ दिया ना, गेम ओवर है। मुझे अंदाज़ा है कि मैं आप लोगों को काफ़ी बोर कर रहा हूँ, लेकिन आज तो किया जा सकता है बोर। आपने कौन सा किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर देना है, तो ठीक है, किसी दिन ज़रा कुछ बोर बातें भी सुन लें। May Allah bless you with success in every avenue of both life. Don't forget to say Alhamdulillah on all your success. कहानी भी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये असल में चूंकि मेल में लिखा होता है तो मेल की एंडिंग तकरीबन इस तरह से होती है। आपकी बातों में कहीं भी अच्छे रिश्तेदार नहीं आए। क्या है? आपकी बातों में कहीं भी अच्छे रिश्तेदार नहीं आए। आपकी बातों में अच्छे रिश्तेदार नहीं आए हैं पेरेंट्स। उनके अलावा वो सब के हैं। पेरेंट्स, यकीनन पेरेंट्स, शदीद तरीन एक ही बात, पेरेंट्स। जिनके खून से आप हैं ना, उनसे ज़्यादा सगा कोई नहीं। उसके अलावा हर कोई गलत है। जितना मर्जी साफ इंटेंशन है, जितना मर्जी क्लोज है, जितना मर्जी अच्छा है, पेरेंट्स आर मैचलेस। तो ये हमेशा 2 कैटेगरीज हैं, एक तरफ पेरेंट्स और एक तरफ रेस्ट ऑफ ऑल द रिश्तेदार, सगे बहन भाई ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा, अपनी फैमिलियों में देखा होगा कि आपके ऊपर आपके फादर आपके चचा से लड़ के बैठे हुए होंगे, किसी का उससे ऊपर वाली नस्ल में जायदाद पे बंटवारा हुआ होगा, कहीं को दिल में कलिश होगी, इकट्ठे प्यार से बैठते होंगे, बाद में ये उनको और वो इनको बातें सुनाते होंगे। बेतहाशा होता है। रिश्तेदारों में वो लव होता ही नहीं है। इवन सगे बहन भाइयों में भी थोड़ा बहुत नेचुरल लव है, लेकिन जिनके ब्लड से आप जनरेट हुए हैं, उनका और आपका रिलेशन सबसे मुकद्दस है। वो कभी धोखा नहीं देंगे, कभी गलत नहीं करेंगे आपके साथ, कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। उसके अलावा दुनिया का हर रिश्तेदार किसी ना किसी टाइम पे एक्सपोज हो सकता है। आज शायद इसलिए एक्सपोज ना हो कि वो ताकत में नहीं है। हज़रत अली कहते हैं ताकत मिलने पे लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही भाई ने कहा कि जी मैंने हमेशा बुरे रिश्तेदार कहा, अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं कहा। अल्लाह आप लोगों को अच्छे रिश्तेदार दे। मैंने ना ऐसा देखा है कभी, हाँ, ना ऑब्जर्व किया है। और जेन्युइनली लोग अच्छे होते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉट एज जेन्युइन एज पेरेंट्स। तो जब मैं पेरेंट्स के हिसाब से कंपेयर करूंगा तो एवरीवन इज लेस पायस। वालिदैन की कैटेगरी अलग है। उसके अलावा कुछ रिश्तेदारों का आपको किसी टाइम पे पता लग जाएगा, कुछ का किसी टाइम पे पता लग जाएगा। होंगे सारे ही थोड़े से बुरे, चलें बहुत बुरे नहीं, थोड़े से बुरे मान लेंगे। तो भाई जो है ना परेशान है, ये जो है ना, आप कोई चलें, खैर ये मामला। अब जरा ये भी देख लें अगला स्टेप क्या है। आज तकलीफ तो देनी है ना मैंने। पहला स्टेप था रियलाइज़ कर लिया है कि हाँ रह गया पेपर,
ठीक है, मतलब फर्स्ट थिंग इज ओके, एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, वो जो बाहर से आने वाले जो रिश्तेदार और स्टेक होल्डर्स का प्रेशर था, उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पेरेंट्स और अदर रिश्तेदार, उसका एक्सक्लूजन निकाला। फिर हमने कहा अब अंदर के इंसान को कम से कम पता होना चाहिए कि वो गलत है, अगर वो सही भी है तो भी वो गलत है। आईकैप में आपके दो रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, अगर आईकैप ने आपका पेपर सही से चेक करके आपको सही से फेल किया है तो आपको मेहनत करके दोबारा पेपर देना होगा। रूल नंबर 2, अगर आईकैप ने आपका पेपर सही से चेक नहीं किया और आपको बिला वजह फेल किया है तो रेफर टू रूल नंबर 1, कि आपको दोबारा से मेहनत करनी है और दोबारा से पेपर देना है। तो आपकी नज़र में आईकैप अच्छा है, बुरा है, जो भी है, उसने गलती कर दी, उसने ब्लंडर कर दिया, उसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, उनके सिस्टम में एरर आ गए, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, कुछ लोगों ने बिला वजह कुछ और बच्चों को पास करवा के आपका नाम लिस्ट में से निकाल दिया, ये किस्मत के खेल है। हम अभी कुछ अर्से पहले एक मुल्क पहुंचे थे और वहाँ पे हम अपनी फ़्लाइट पे जब रात के वक्त पहुंचे हैं कि जी हमें जाना है, तो वहाँ पहुंच के पता लगा कि जी पाकिस्तान के कुछ लोग जो है बगैर वीज़े और उस तरह से पहुंच गए थे वहाँ। उन्होंने उनको डिपोर्ट करना था, तो हमारी कंफर्म हुई हुई टिकटों पे हमें उन्होंने उठा के साइड पे कर दिया। पहले बाहर लिटरली एयरपोर्ट से बाहर उन्होंने वहाँ पे फुटपाथ था, वहाँ पे पाकिस्तानियों को बिठाया कि आप यहाँ बैठें, अगर आपकी बारी आई तो हम आपको वो करेंगे। अपने कुछ भाइयों ने इस तरह से किया था, तो पूरे पाकिस्तानी वहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकल के फुटपाथ पर बैठे हुए थे, इस इंतजार में कि शायद अंदर वालों को हम पे तरस आ जाए और वो कहें नहीं ये उतने घटिया लोग नहीं है, चलो इन लोगों को जाने देते हैं। 2 दिन बाद फ्लाइट मिली। क्या कसूर था? नहीं था ना, कसूर उनकी तरफ से था। डिपोर्ट हुए बंदे खामखा ज़बरदस्ती हमारी फ्लाइट में से कंफर्म टिकटें हमारी साइड पे करके, और उन डिपोर्ट वालों को हमने कहा हम डिपोर्ट ही होके आए होते तो जल्द से घर पहुंच जाते, तो उन पाकिस्तानियों को भेज रहे थे। तो वही वाली बात है कि जैसे आपकी स्टोरी में आप लोग कहते हैं कि जी आईकैप ने पता नहीं अजीब सा कुछ कर दिया, मेरा कसूर नहीं था, सो व्हाट, मेरा भी कसूर नहीं था, लेकिन मुझे क्या करना पड़ा, दोबारा जाना पड़ा, दोबारा से एफर्ट करनी पड़ी, फिर से अपनी बुकिंग को रिवैम्प करवाना पड़ा। 100% हक पे होने के बावजूद 2 दिन के होटल के चार्जेस तो मुझे ही भरने थे ना, ख्वार तो मैंने ही होना था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लंबा चौड़ा खत भी लिख दूं तो क्या होना था। उस वक्त एयरपोर्ट के हुक्काम को जो मर्जी समझा दूं, मेरे मुल्क के गद्दार लोगों ने, मेरे मुल्क के चंद लोगों ने वहां जाके गलत हरकत की, जिसकी सजा वो पूरे पाकिस्तान के लोगों को देना चाह रहे थे कि ये PIA का जहाज आ रहा है, इसमें से हम 40-50 बंदों को साइड पे करके इन लोगों को चढ़ा के भेज देते हैं, ये लोग अपना खुद ही देख लेंगे। और PIA वालों के पास पहुंचे, उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, जिस गवर्नमेंट के हम मुल्क में इस वक्त बैठे हुए हैं उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी पहले ये जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी आपका क्या प्लान, उन्होंने कहा जी अब तो 1 हफ्ते बाद हमारा जहाज जाएगा। मैंने कहा ठीक है मैं कैंसिल करता हूँ, मैं कोई और फ्लाइट दोबारा से बुक कर लेता हूँ। उन्होंने कहा आपको चार्जेस पड़ेंगे कैंसिलेशन के। मेरी भी गलती नहीं है, लेकिन मुझे $350 पर पर्सन 4 बंदों के हिसाब से $1400 के चार्जेस पड़ जाने थे उस फ्लाइट पे ना जाने के, जो मेरी वजह से मैं उस पर नहीं गया, उनकी वजह से नहीं गया। तो क्या करूं, वहां एयरपोर्ट पे बाहर बैठ के रोना शुरू कर दूं, फेसबुक पे पोस्टें लगा दूं, उस मुल्क में जीना शुरू कर दूं, पाकिस्तान पे लानत भेज दूं, क्या करूं? इट इज़ मी जिसने दोबारा उठना है, मुझे ही दोबारा एफर्ट करनी होगी, मुझे ही देखना होगा। मैं बाद में पाकिस्तान पहुंच के गालियां दूंगा, पाकिस्तान पहुंच के फिर मैंने जीना अच्छा खासा हराम किए रखा और लंबी लंबी फिर ईमेलें की हैं और फिर नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदे को ज़रूर वो किया है, लेकिन उस टाइम पे मुझे अपने आप को खड़ा करना है। आज आपके साथ बुरा हो गया, आपकी अपना बिल्कुल कोई कसूर नहीं था, मान लिया कि आईकेप की ही तरफ से सारा कुछ है, लेकिन अब इसको ठीक किसने करना है? जी, अगर एक बच्चे ने 100% किया और उसके 8 नंबर आ रहे हैं तो ऐसी एक नहीं सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। एक ने किया 9 मार्क्स आ रहे हैं, एक ने किया 6 मार्क्स आ रहे हैं। मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ, मुझे वाकई दुख हुआ। उसने दोबारा देना है पेपर, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं है, उसने पेपर दोबारा देना है। हमें अपनी मिस्टेक ज़रूर पता लग जाए कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हमें समझ ही नहीं आ रहा हमारी मिस्टेक क्या है तो ख़त्म हो गई कहानी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 100% में से 8 मार्क्स आए हैं तो कहानी वहीं ख़त्म हो गई जहाँ हमें नहीं पता हमारी मिस्टेक्स का, क्योंकि हमने मिस्टेक नहीं की, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। मान लें मुझे नहीं लग रहा आप लोगों की गलती है, मैं मानता हूँ सॉफ्टवेयर में बटन गलत क्लिक हो गया, हो गए फेल। अब क्या करना है? पेपर देना है।
तो पेपर दोबारा देने के लिए हमें देखना है कि कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती हैं। शायद एक आध हमने गलती से कर दी हो, हम अपनी ही मिस्टेक को ठीक करेंगे ना। आई कैप की मिस्टेक तो मिस्टेक ही नहीं है, मिस्टेक तो हमारी साइड से होती है। याद करें, मैंने अभी थोड़ी पहले कहा था कंट्रोलेबल को कंट्रोल करना है, वो मैं हूं। पता लगे अब आप मुझे आगे कंट्रोल करो, मैं से मुराद मतलब वो आप खुद हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, और जिसको नहीं कंट्रोल कर सकते वो आई कैप के भयानक रिजल्ट्स हैं। या आई कैप का तरीका है, या आई कैप का सिस्टम है। इन्होंने कहा एक दोस्त ने 60 का अटेम्प्ट किया वो पास है, और जिसने 100 का अटेम्प्ट किया उसका रह गया है। मैं ये मानता हूं कि कुछ गलती हो गई होगी, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, गलती हो गई उनसे। अब हमने क्या करना है? चलें 30-40 पे फेल कर देता है। एक काम करें, आप मुझे ईमेल लिखें, मैं उसमें जवाब में कहता हूं आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आप 8 पे फेल नहीं थे, आप 38 पे फेल थे। अब क्या करना है आपने? फिर देना है। देखिए बात ये है कि हम, एक तरीका ये है कि हम यहां पे बैठ जाएं और सारे रोना शुरू हो जाएं, ठीक है। इस कमरे में हमें रोने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें फेसबुक पे रोने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हम आई कैप को मेल करके कम से कम उन तक अपने जज्बात कम्युनिकेट कर दें, लेकिन वो भी इतने सियाने ज़रूर हैं कि वो अगर उन्हें नज़र भी आ जाएगा कि उनसे कुछ गलत हुआ है तो आपको फ़ौरन से थोड़ी बोलेंगे। लेकिन शायद अगली दफ़ा आपके पेपर पे खासतौर पे उन्होंने एक लिस्ट जारी की हुई हो कि यार ये कुछ 40 ऐसे रोल नंबर हैं आई कैप में जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई थी, ये अगली दफ़ा कुछ भी कर दें, इनको पास कर देना है। जाना तो अगली दफ़ा पड़ेगा। और पता नहीं, ये तो आपको लग रहा है ना कि उनके सॉफ्टवेयर में गलती हुई है, उसकी वीडियो नहीं है हमारे पास उस पेपर की, सवाल नंबर शायद ऊपर लिखने से मिस हो गया हो। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, सब कुछ बेस्ट था, आप उस दिन निकले जिस सवारी पे, वो सवारी एकदम से ऐसे खराब हो गई और आपने उसको छोड़ के फिर एक और रिक्शे पे बैठे, रिक्शा आगे जा रहा था, अचानक से सड़क जो थी उसमें गड्ढा आ गया, रिक्शा उसके अंदर गिर गया, आप गिर गए, आपको चोट लग गई, आप पेपर नहीं दे सके। तो क्या करेंगे अगली दफा? क्या इसको कंट्रोल कर सकते थे? आप 5-5.5 महीने की एफर्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आप कॉन्सिक्वेंसेस कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मान लें कि नाइंसाफ़ी हुई है, ये भी तो नाइंसाफ़ी है ना कि बंदे का एक्सीडेंट हो जाए और पेपर ना दे सके, तो उसके बाद क्या करेगा वो प्रोफेशनल बॉडी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो प्रोफेशनल बॉडी है, वो ऐसा नहीं करती, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, गलती से हो गया। उनको इल्ज़ाम दें, उनको मेल लिखें, उनको बताएं, कर दिया, अब क्या करें? खुद तो दोबारा वो करना है ना, मूव ऑन करना होता है लाइफ में, पता है, अटक नहीं सकते। ये दुआ करें कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो ठीक है, आपको अल्लाह मौका दे कि आप अपने आप को प्रूव कर दें। मैं दोबारा वही जुमला दूंगा कि बेस्ट इवेंट सोसाइटी से एक ही है, आप परफॉर्म करें। आज अगर आप कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा आता था, आज शायद लोग हंस रहे होंगे, यार देखा रह गया तो इस तरह की बातें कर रहा है। कल को पेपर पास करके जब आप बोलेंगे कि देखो मेरा 6 महीने पीछे भी पास हो जाना था, ये उस टाइम पे आई कैप ने गलत किया था, आपकी बात में असर भी होगा, लोगों ने सुननी भी आपकी बात। तो प्रॉब्लम है हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी हो जाए तो अब लड़ना किसने? हम नहीं लड़ना है, कोशिश हमने दोबारा करनी है। एक आसान हल भी है, आई कैप छोड़ दें, आई कैप को छोड़ दें, आसान हल, छोड़ दें, वाकई छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूं ना, फिर छोड़ दें। हम कहें कि ये इदारा अपना सिस्टम बरकरार नहीं रख पाया, हम इसको छोड़ रहे हैं, छोड़ दें, ऑप्शन हमेशा हमारे पास है। तो अब वही वाली बात है कि हम क्या करें। मैं इस टाइम पे आप स्टूडेंट को मैं और क्या कहूं कि हम बैठ के यही कहते रहे कि आई कैप ने गलत किया, हम नफरत पालें, गुस्से में आ जाए और अगली दफा हम इतनी गंदी अटेम्प्ट करें क्योंकि हमें नफरत है उस इदारे से जिसने हमारे साथ जुल्म कर दिया। लाइफ में हो जाता है। सोल्यूशन अब क्या है? मतलब वही बात है, आई कैप की तरफ से एक ऑफिशियल अपोलॉजी जी नहीं हुआ, कभी उस बंदे का एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था, वो जो रिक्शे से खड्डे में गिर गया था। और भाई लाइफ में हो जाता है, लाइफ में कुछ बुरा पहली दफा ही होता है और बहुत अजीब सा होता है, बड़ा भयानक होता है, आपको यकीन नहीं आ रहा होता, या उसमें कोई मसलियत होती है या आपके साथ कुछ किसी ने बुरा कर दिया होता है, तो आपको एक मौका मिला होता है कि लाइफ में आप दोबारा से गिरने के बाद अपने आप को संभालने की कोशिश करें। थोड़ा सा आगे चलें, मतलब एंड पे सवाल जवाब में ये सारी बातें होनी थी, तो वो मतलब उसका इस सारी मोटिवेशन से ताल्लुक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है,
हमें अपनी मिस्टेक ही नहीं नज़र आएंगी। इस वक्त क्लास में मौजूद आधे लोगों को मिस्टेक नहीं नज़र आएंगी क्योंकि हमने मान लिया है कि आई कैप ने गलती कर दी है। तो फ़ायदा ही कोई नहीं है इस डिस्कशन का, जेन्युइनली कोई डिस्कशन का फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को समझना है। यानी मेरे पास शायद यहाँ पे एक तस्वीर है जो शायद व्हाट टू डू नाउ, मूविंग फॉरवर्ड, और कोई ऑप्शन नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड कहाँ? आई कैप से दूर चले जाएं, ये भी एक ऑप्शन है। दोबारा से जाके अटेम्प्ट करें और अपने इर्द गिर्द वाले सबको साबित कर दें कि मैं सही चीज़ चला रहा था, देखो मैं कैपेबल इंसान था, कॉम्पिटेंट था, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। मूव फॉरवर्ड करें, आई कैप में जाएं, एहतजाज करें, वहाँ पे सड़कें ब्लॉक करें, टायर जला दें और कहेंगे जी हम सारे लोगों का रिजल्ट दोबारा देखा जाए, वज़ीर आज़म तक अपील की जाए, कमेटी तक बात पहुँचे, 6, 8, 10 महीने लग जाएं इस चीज़ को, 12 महीने, 18 महीने, 15 महीने के बाद जाके वो उसके ऊपर फैसला करें और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी करें कि आपने आइंदा बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना, या इन बच्चों का रिजल्ट दोबारा से ठीक कर दें। हमने मूव ऑन करना है। शायद इस टाइम पे मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, हर चीज़ रेक्टिफाई नहीं हो सकती और हर चीज़ में आपका कसूर भी नहीं होता। मेरे फादर आज दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें वापस नहीं लेके आ सकता, अनडू नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? रुक जाऊँ? क्यों ना मैं वो करूँ जो उन्हें पसंद था, क्यों ना मैं उस रास्ते पे चलूँ, क्यों ना मैं उनके लिए दुआ करूँ। तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भाईजान, ये एक पेपर में आपकी एक्सपेक्टेशन पे आपका पेपर चेक ना होना एक छोटा सा मसला है। लोगों का के घर पे मिसाइल गिर जाता है, उनकी पूरी फैमिलियाँ गज़ा में देखें क्या हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी क़यामत गुजर रही है लोगों के ऊपर। हमारी तकलीफ़ छोटी है, बहुत छोटी है, उसकी हमारी ज़ात के लिए बहुत बड़ी है। हमें तक पहुँची है तकलीफ़, हमने बहुत मेहनत की और हमारा पेपर रह गया। बट अब क्या करना है? मूव ऑन करना है और कोई सोल्यूशन ही नहीं है मेरे पास। मतलब इससे बेहतर सोल्यूशन अगर आपके पास है तो मुझे बता दें, क्या सोल्यूशन है? नाइंसाफ़ी हो गई, मैं फौरन से टिक लगा दी, मैंने कहा हो गई नाइंसाफ़ी, अब क्या सोल्यूशन है? ज़रूर बताएंगे और आई कैप उसको नोट भी कर लेगा। आप लोगों की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा इस सबसे? आने वाले बच्चों के साथ बुरा ना हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपने एहतजाज किया, आई कैप तक फीडबैक पहुंचा, हमने एहतजाज किया, आई कैप तक फीडबैक पहुंचा, आई कैप ने एहतियात की और आगे आने वाली नस्ल के साथ उतना बुरा नहीं हुआ। ये हमारा सोसाइटी का एक हिस्सा था जो हमने कंट्रीब्यूट कर दिया है। अब हमने क्या करना है? दोबारा से तैयारी करनी है। मतलब ये आज इस आउटपुट के बगैर आप उठ ही नहीं सकते यहाँ से कि अब हमने दोबारा पढ़ना है। एक ही ऑप्शन है आई कैप छोड़ने वाला, और छोड़ा जा सकता है। देखिए, इफ वी रियलाइज कि ये गलत लोग हैं, ये कभी भी गलत कर सकते हैं, तो दिस इज द टाइम कि हम ज्यादा बेहतर इदारों की तरफ चले जाएं। एमडी कैट जिसका साल में 3 दफा एंट्री टेस्ट हो रहा होता है क्योंकि वो आउट हो जाता है, इतने अच्छे इदारे की तरफ चले जाएं। हम इंजीनियरिंग करके यूनिवर्सिटियों की तरफ चले जाएं जो कि मेरिट इतना हाई रखने के बाद उसके बाद इतनी महंगी फीसें ले लेते हैं हमारे वालिदैन से, उधर चले जाएं। हम डॉक्टरी में चले जाएं जहाँ पे 6-8 साल की तालीम के बाद भी आप एक जूनियर डॉक्टर के तौर पे जलील होते रहते हैं, और जब तक आप मुल्क से बाहर नहीं जाते, FCPS और पता नहीं क्या क्या नहीं करते, तब तक आपकी इज्जत ही नहीं होती माशरे में। इन सारे इंसाफ वाले अच्छे इदारों में चले जाते हैं जो कि हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है, या उस LLB की तरफ चले जाते हैं जहाँ 100-100 रुपए लोग दे के और पेपर पर्ची मिलती है और वो उसको देख के करना शुरू कर देते हैं। NTS में पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना बाकी इदारों से कंपेयर भी करें तो भी हमें लगता है कि आई कैप थोड़ा सा बाकियों से बेहतर है, लेकिन इसको छोड़ना आपकी चॉइस है, ये हमेशा आपकी चॉइस है। कोई आपसे ये हक नहीं छीन सकता। एक क्लास में खड़ा हुआ टीचर आपको ये नहीं कह सकता कि मत छोड़ो आई कैप बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है आई कैप आपकी राह में रुकावट है, आपके कैरियर को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, इसने आपकी ज़िंदगी के टाइम ज़ाया कर दिया है, मूव ऑन कर लें। टाइम ज़ाया नहीं होता, आप सीखा होता है कुछ, आपने 4 साल के एक्सपीरियंस से कुछ सीखा होता है, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखी होती है, आपने कम टाइम में कैसे परफॉर्म करना है वो सीखा होता है, आपने अपनी स्किल्स पे काम किया होता है, आपने अपने बहुत सारे कनेक्शंस बनाए होते हैं, बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए होते हैं जो आज से 10-12 साल बाद लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ रहे होते हैं। तो सिर्फ जो ज़ाया हुआ है वो चीज़ है कि आपके हाथ में क्वालिफिकेशन नहीं आई। तो या तो हम आई कैप से इतनी नफरत कर लेंगे हम छोड़ दें, और अगर छोड़ना नहीं है तो एहतजाज ज़रूर करें,
लेकिन अपने हिस्से का परफॉर्म ज़रूर करें। क्या हम सेम पेज पे हैं? वही वाली बात है, ये बातें थोड़ी सी एंड पे होनी थी लेकिन हम बीच में ड्रैग हो गए। लेकिन यू हैव टू मूव ऑन हमेशा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। आज बैठ के ये फैसला करना है कि मैंने अगली दफ़ा पिछली दफ़ा वाली गलतियां रिपीट नहीं करनी, और दुआ करनी है कि वो लोग अपनी गलतियां रिपीट ना करें। ठीक है, मैंने एफर्ट की, मेरी तरफ से सब सही था, उनकी तरफ से गलती हो गई, अब अनडू नहीं हो सकता। हमें इस टैग के साथ जीना है। लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों को अगले 3 महीने में एहसास हो जाएगा कि आपके साथ ये हुआ है तो इसके पीछे क्या फ़ायदा हो सकता था। जैसे आप सारे लोग शुरू से सेशन में नहीं थे, मैं बहुत सारी एग्जांपल्स देते हुए आ रहा हूँ कि अगर एक बंदे की टांग नहीं थी तो वो ज़िंदगी में बच कैसे गया। एक बंदे का पेपर फेल हुआ तो आज दुनिया में कामयाब इंसान के तौर पे किस तरह से सामने आ रहा है। तो अपना हक ज़रूर एक्सप्रेस करें, आपका राइट है। आपके साथ बुरा हुआ है, रेलेवेंट फोरम पे एतराज़ करें। मैं सिर्फ, मेरा यही एतराज़ होता है कि फेसबुक भरा पड़ा होता है और आईकेप के पास कुछ नहीं गया हुआ होता। आईकेप को आप बताएं, कॉस्ट के पेपर में बच्चों ने बताया, उनको फ़ायदा ही मिला कि उस वक्त तक कंट्रोलेबल था। आईकेप रिजल्ट को कंट्रोल कर सकता तो उन्होंने थोड़ा बेहतर कर लिया। जी, इस दफ़ा पेपर भी उन्होंने ईजी सेट किया उस वजह से। तो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो मेरा एक पॉइंट था, कॉमन मिस्टेक्स। सक्सेस का फार्मूला क्या है? एक सीए की स्टूडेंट की सक्सेस का फार्मूला मैं नहीं जानता, आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं, सिर्फ आप एग्जीक्यूट नहीं करते। नंबर 1, वो अपनी क्लासेस में रेगुलर हो। नंबर 2, वो हर दिन घर जाके उस दिन का टारगेट पूरा करे और वीकेंड पे पूरा वीक रिवाइज करे। नंबर 3, अगर उसके टीचर ने कोई टेस्ट रखा है उस टेस्ट को ज़रूर दे। नंबर 4, थोड़ा सा आगे चल के पीछे वाले टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया करे। नंबर 5, ये जहन में रखे कि ज़्यादा पढ़ना इज़ नॉट द सोल्यूशन, लेकिन डेली पढ़ना इज़ द सोल्यूशन। तो सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको फोकस चाहिए, आपको एक मुनासिब हार्डवर्क चाहिए। यकीन माने आपके साथ के मेडिकल के लोग जो है 8-8 घंटे पढ़ते हैं। ये हमें नज़र तो आ रहा होता है कि वो पास होते जा रहे हैं, लेकिन हमें उनकी मेहनत नज़र नहीं आ रही होती। इतनी मोटी मोटी किताबों को रट्टा मार रहे होते हैं और वो रट्टे पे भी पास कर लेते हैं। तो सिर्फ हमने ये देखना है कि एक अच्छा स्टूडेंट किसे कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलर स्टूडेंट को कहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। कोई टोटका नहीं है कामयाबी का, सिर्फ और सिर्फ आप टीचर की बात मान लें। प्रॉब्लम ये है कि हम ट्यूशन सेंटर्स हैं, हम नहीं रेगुलेट कर सकते आपको। हम अच्छी बात कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी क्लास में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस सेशन से थोड़ा सा पहले हमारे एक ऑडिट की क्लास में टेस्ट होना था। वो नहीं, एक और सॉरी बी लॉ की क्लास में टेस्ट होना था। पता नहीं कितने बच्चे आए होंगे, शायद बहुत ही कम, क्योंकि टेस्ट वाले दिन को बच्चे छुट्टी के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो लेक्चर्स पूरे लें, टेस्ट दें, रिटर्न प्रैक्टिस करें, हर दिन का काम उस दिन करें, और ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट ज़रूर रखें। लेकिन ये तय कर लें कि घर जाना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, मैंने आज का होमवर्क ख़त्म कर लेना है। फिर अब जो पूरा दिन शाम से लेकर रात तक आपके पास है, या अगले दिन सुबह फेसबुक यूज़ करें, इंस्टा यूज़ करें, रील्स देखें, शॉर्ट्स देखें, जो करना लाइफ में करें, लेकिन अपने उस दिन के टारगेट पे टिक लगाने के बाद मोबाइल से जितना बच सकें उतना अच्छा है। पढ़ाई करते हुए मोबाइल दूर रखा हुआ हो, बंद करके चार्जिंग पे लगा हुआ हो तो सबसे बेस्ट है। अब कितने कितने पे पेपर रहा तो क्या वो है, अगर 40 प्लस पे रहा है पेपर तो वी स्ट्रांगली बिलीव कि इस बच्चे का कॉन्सेप्ट का मसला नहीं होता जिसका 40 प्लस पे रह जाता है। 40 प्लस इस बच्चे को शायद बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये दोबारा से क्लासेस के 6 महीने 5 महीने 4 महीने सोचे, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। लेकिन अगर आप इसका पेपर ही एक आध रहता है तो फिर क्लासेस दोबारा लेने में हर्ज नहीं है, क्योंकि आप एक लास्ट अटेम्प्ट तो फुल थ्रॉटल से देते हैं। तो 40 प्लस वाले को चाहिए कि वो नेट पे पड़ा हुआ जो भी माल है, रिवीजन क्लास हो, क्रैश कोर्स हो, हम हर सेशन के एंड पे पूरे कोर्स उठा के पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं और सब कुछ यूट्यूब पे डाल देते हैं। उन लोगों के लिए होता है जो पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, और उनके लिए होता है जो रिपीट कर रहे होते हैं। तो आप मेरे ही कोई सब्जेक्ट अगर रिपीट कर रहे हैं, आप जाएं SBI के यूट्यूब चैनल पे, पूरी रिवीजन क्लास पढ़ी हुई है जिसमें 100% सिलेबस खत्म हुआ हुआ है, विद पास पेपर्स खत्म हुआ हुआ है।
सारे फोल्डर बने हुए हैं, सारे गूगल ड्राइव बनी हुई है, जाना है क्लिक करते जाना है, QR कोड बने हुए हैं, आप उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे, उस गूगल ड्राइव में आपको सब मिल जाएगा। तो आप नेट से उठाएं प्लस टेस्ट दें, टेस्ट, ये चीज़ जो मिस हुई है। जब आप टेस्ट नहीं देते ना, एक सब्जेक्ट 40+ पे रहा होता है तो आपको होता है ये तो मुझे आता है, अगली दफ़ा आप उसको आखिरी महीने तक पढ़ते ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो आपको आता है, और उसका रिजल्ट और ख़राब हो जाता है। टेस्ट देने से फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग इधर कॉलेज में भी शुरू करते हैं, मार्केट में भी हर जगह ऑनलाइन फिजिकल कई तरह के टेस्ट सेशन होते हैं। मैं नहीं कह रहा आप यहाँ पे आएँ, कोई भी टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें, उसमें आपको एक टारगेट मिलेगा कि ये 12 वीक्स का टेस्ट सेशन है, ये 13 वीक का टेस्ट सेशन है, ये 10 वीक का टेस्ट सेशन है। हर वीक के आगे टारगेट लिखा होगा, इस वीक में ये टॉपिक, इस वीक में ये IAS, इस वीक में ये वाला ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड। उससे क्या होगा, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि मैंने एक हफ्ते में कितना करना है, क्योंकि वो टेस्ट सेशन की जो पैटर्न है वो ज़्यादातर टीचर्स ने बनाए होते हैं। तो जब आपको पता लग जाए मैंने हफ्ते कितना पढ़ना है, तो पढ़ें उसी नेट से और टेस्ट देने शुरू कर दें, तो चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगी। 40+ वाले को क्लासें दोबारा लेने की ज़रूरत असूलन नहीं है, अनलेस कि उसके रहते ही 1-2 पेपर हो, फिर तो उसने फुल जान मारनी है, फिर ये नहीं सोचना कि नहीं मैं हल्का खेलूँ। हाँ, लेकिन जब आपके काफ़ी सारे और पेपर हैं और पीछे से एक पेपर आ गया है, तो फिर उस पेपर को आपने वीकली उस टेस्ट के लिए तैयार करते हुए इतना साथ साथ चलाना है कि वो आपका एक्टिव रहे। अगर एक 30 से 40 नंबर के दरमियान रह गया पेपर, तो इसका मतलब है कि सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स का मसला था और कुछ, क्योंकि 40+ का मसला होता है प्रेजेंटेशन का। अगर कॉस्ट के पेपर में 8 सवाल हैं, तो आपने हर सवाल में 1 या 1.5 नंबर मिस किया है, जिससे आप 50 से गिर के 40 तक आ गए। और 40+ वाला हो सकता है 46 पे बैठा हुआ हो, तो हो सकता है उसने हर सवाल में आधा नंबर उसका मिस हुआ। वो आधा नंबर उसका बेहतर कैसे हो सकता था? अच्छी प्रेजेंटेशन से। ये टेस्ट आपको क्या हेल्प करते हैं? थ्योरियों वालों में आपको दोबारा से क्रैम करने की ऑप्शन मिल जाती है, और न्यूमेरिकल में आप अपने हाथ से कुछ सवाल चला लेते हैं, तो आपकी एक्सप्रेशन, आपकी प्रेजेंटेशन पेपर के लिए बेहतर होती चली जाती है। 30 से 40 नंबर जिसके आए हैं, उसको एक दफ़ा देखना चाहिए कि उसको सिलेक्टेड टॉपिक्स को दोबारा से करना चाहिए, प्लस उसको ये टेस्ट टाइप की चीज़ कर लेनी चाहिए। वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कर ले कि वो साथ में पोस्ट रिजल्ट टाइप की क्लासेस ले ले, तो कोई हर्ज नहीं है। या पोस्ट रिजल्ट में देख ले कि कब टीचर वो वाला टॉपिक करा रहा है, उधर आ जाए। बहुत सारी जगह आप सिलेक्टेड टॉपिक्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जी मुझे सिर्फ इन सिलेक्टेड टॉपिक में एडमिशन चाहिए, सिर्फ 1 महीने के लिए एडमिशन चाहिए। अपनी सिर्फ वो टॉपिक्स इंप्रूव करें और टेस्ट वगैरह दें। लेकिन लेस देन 30 वालों को मैं सजेस्ट करूंगा, आपकी चाहे अपनी गलती थी या नहीं थी, आपको लगता है या नहीं लगता आप बुरे हैं, दिस इज गुड कि आप रिपीट कर लें। चूंकि 30 से कम नंबर सजेस्ट ये कर रहे हैं, अनहोनी हो सकती है। 30 से कम नंबर का मतलब ये है कि आपकी तैयारी शायद बहुत अच्छी नहीं थी, शायद आपको टॉपिक्स पे ग्रिप नहीं थी, शायद आपकी प्रेजेंटेशन भी आउट थी। तो ये वाला बंदा अगर दोबारा से क्लासेस ले ले, अब ये डिपेंड करता है, कहीं प्री की चलती हुई क्लास होती है, कहीं नए सिरे से पोस्ट रिजल्ट होता है, व्हाट्सएवर, कोई कॉलेज नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कुछ नहीं, जो आपको ठीक लगे कर लें। लेकिन 30 से कम नंबर पे ये मत सोचें कि मुझे ये तो आता है, कुछ और सोचता हूँ। 30 से कम आपको फीडबैक दे रहा है कि आपको नहीं आता, शायद किस्मत जो है ना, पता नहीं आपके साथ क्या खेल रही है। शायद न्यूजीलैंड की किस्मत अच्छी होती 1992 या 99 में, तो वो जो उस वक्त की सबसे कमज़ोर टीम थी, उससे वो ना हारते। हम अपने पोल में अच्छी खासी कमज़ोर टीम थे, 92 में भी 99 में भी। न्यूजीलैंड बेचारे दोनों वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 मैच हारे हैं, पोल मैच में पाकिस्तान से और सेमी में पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब ये है कि वो न्यूजीलैंड वाले तो आज तक रोते फिर रहे होंगे कि हम इतने परफेक्ट थे। 99 में ऑस्ट्रेलिया ये सबको हराते आ रहे हैं, किसी से नहीं आ रहे, बस इत्तेफाकन पाकिस्तान टकर गया। पता नहीं किस मूड में बैठे हुए थे हम। तो सोचो उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई। उन्होंने अपने बल्ले नहीं तोड़ दिए, उन्होंने अपनी गेम खत्म नहीं कर दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा आया और पाकिस्तान को अच्छा खासा टिका के हराया। परफॉर्मेंस इज द सोल्यूशन। हम कहते हैं जी इंडिया वाले गलत लोग हैं, गलत लोग हैं। भाई वर्ल्ड कप में उन्हें हराओ, फिर खुशी मनाओ, परफॉर्म करो, परफॉर्म करके जीतो। तो अभी वही वाली बात है कि हमारे पास एक ही सोल्यूशन है अनफॉर्चुनेटली, कि हमने परफॉर्म करना है। लाइफ में ऐसा होता है, पता आपके साथ अगर आज नाइंसाफी हुई है ना, तो मालिक तो देख रहा है। क्या आपको नहीं लगता कभी इसका बेनिफिट मिल जाएगा? या नहीं लगता?
एतबार है निज़ाम पे? अल्लाह के निज़ाम पे एतबार है। फ़लस्तीन वाले तो बिला वजह मर रहे हैं। एक घर में जो बैठा हुआ बच्चा, उसका क्या कसूर है? क्या उसको इंसाफ नहीं देगा मालिक? किस तरीके से देगा, कब देगा, शायद हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम मानते हैं अपने पालने वाले को आदिल, हम उसे कहते हैं, तो उसने अदल करना है और लाइफ में कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिल जाना है, आपको पता भी नहीं होना। तो हज़रत अली की कॉल, क्योंकि असल में मोटिवेशन से रिलेटेड उनका काफ़ी कॉल है, वो कहते हैं मेरी जब दुआ कबूल होती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन जब मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो मैं और ज़्यादा खुश होता हूँ कि शायद मेरे लिए इससे भी बेहतर कुछ है जो मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। तो एक दफ़ा ना ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये निज़ाम ऐसा है कि जिसमें हमें तसल्ली, मतलब हम क्यों इसलिए फितरत वाले मज़हब पे हैं, हम क्यों इस मज़हब में हैं जो कि ये हमें दिल का सुकून देता है। वरना सारे भेड़िए बन जाएंगे, सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। पैसा ऐसी जालिम चीज़ है कि उसके लिए लोग किसी को कोई नहीं छोड़ेगा। ये मज़हब है जो हमें फ्रेमवर्क देता है। तो आज सिर्फ उस मज़हब को एक नॉन मौलवी इंसान आपके सामने कह रहा है कि आप उस फ्रेमवर्क को फॉलो करें, यकीन करें आपको फ़ायदा होगा। आप मौलवियों से इस्लाम सुनते हैं, कभी किसी गुनाहगार इंसान से इस्लाम सुने? कंप्लीट फ्रेमवर्क है, आपको ज़िंदा रहने देता है ये मज़हब, आपको मूव ऑन करने का कहता है, आपको तसल्ली का कहता है और साथ साथ हौसला देता है और दुआ करने का भी कहता है कि अल्लाह अब देखो वो बोझ मत डालना, ज़रा ज़्यादा हो जाता है। माना कि हमारी ताकत के मुताबिक वज़न डालते हो, लेकिन जो अभी जैसे मैंने आयत शेयर की थी कि वो बोझ ना डालना जो हमसे पिछलों पे डाला, थोड़ा सा हमारे साथ ज़रा थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लो तो क्या ही बात है। तो इसलिए एक दफ़ा पहले आईकेप को रब्ता करेंगे, हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, ऑडिट वाले स्पेसिफिकली। फिर दूसरा देखें कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या अपकमिंग है जिसकी वजह से उनको अल्लाह ने 4 महीने का मौका दे दिया है। थोड़ा थोड़ा सा अपनी लाइफ में डेल्व इन करेंगे ना तो आपको नज़र आएगा, शायद मुझे अपने टाइम पे समझ आ गया कि मेरे पास 4 महीने में क्या करने को, और मैंने वो सब किया जिससे मैं आज बहुत मुतमईन हूँ। शायद अभी आपको वो नज़र नहीं आ रहा। आप जब थोड़ा सा सर्च करना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि शायद लाइफ में कुछ ऐसा है जो जिसके लिए आपको आज 4 महीने का वक्त मिला है। और जेन्युइनली हो सकता है आप 4 महीने में कोई कंप्यूटर बेस्ड स्किल पे इतना काम कर चुके हों कि आप सोचेंगे यार अब मैं दोबारा रीअसेस करूं कि मुझे आईकेप की तरफ रास्ते पे कदम उठाना है या नहीं उठाना। तो आप इमोशनल हैं, आप दुखी हैं, मैं आपके साथ हूं, मुझे अंदाज़ा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन मेरे पास इसका सिर्फ ऑफिशियल सोल्यूशन है। वो ऑफिशियल सोल्यूशन है कि हम आईकेप को रब्ता करें। लेकिन अगर वो कोई सोल्यूशन नहीं भी देता तो मेरे पास दूसरा हल ये है कि भाई कोई बात नहीं, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आप दोबारा से एफर्ट करो और चल पड़ो। तीसरा हल ये है कि हम डेली आईकेप को 5 दफ़ा गालियाँ दें। लेकिन इसके बाद आज से 2 साल बाद हम एक इंतहाई खबीस इंसान के तौर पे दुनिया में मुतारिफ होंगे जो अंदर से नेगेटिव हो चुका है और जो हर वक्त हर बात पे सिर्फ लड़ता है। डोंट लेट आईकेप के आपके अंदर के सॉफ्ट अच्छे प्यारे इंसान को गैर मुहज़्ज़ब करते, उनको अलाउ नहीं करना। आपके साथ बुरा हुआ कोई बात नहीं है, आप अपने किरदार से उन्हें हराएंगे। आप किसी दिन वहाँ पे बैठे हुए होंगे और आईकेप में, और शायद आप एक बड़ी पोजीशन पे बैठ के कहें कि देखो जी इस इदारे में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने उस टाइम पे भी साबित कर दिया था कि परफॉर्मेंस से आगे कुछ नहीं। मैं लाहौर में जब रिजल्ट के बाद अप्लाई किया था, जो मैंने भी किस्सा बताया था, तो एक फर्म थी बिग 4 में, उसने मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। सब मेरिट सब कुछ है, मतलब मैं फर्गूसन से आर्टिकल्स करते करते रुका था, वहाँ से गैप लिया था और लाहौर में दोबारा से अप्लाई किया था। तो अब मेरा कैफ क्वालिफाइड था, यानी ज़्यादा एक अटैम्प्ट के साथ। तो उस वक्त टोटल शायद 85 ऐसे लोग थे जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट एक गैप के बाद वो हो गए थे। उस फर्म ने शायद उस वक्त 45 बंदे रखने थे और पूरे पाकिस्तान में शायद 85 के करीब टोटल पॉपुलेशन थी। जो मेरे जैसे आपके ज़माने में FTS होता है ना, हमारा MFC होता था, जो मेरे MFC के साथ के थे वो सिर्फ 85 बच्चे थे, जबकि इससे पहले हायरिंग कराची वाले कर चुके हुए थे। उस सब के बाद में इतना मेरिट पे था, चूंकि मेरे पास सिफारिश नहीं थी, उस फर्म ने मुझे नहीं बुलाया। तो मैंने किसी वक्त बैठ के ना, जब उन्होंने नहीं बुलाया तो मैं नन्ना मुन्ना ज़ाहिर है एक रही, मैंने बैठ के मैंने कि डिज़र्व ही नहीं करते मुझे। एवं दोस्तों में बैठ के ना ईगो में आके मैंने कहा डिज़र्व ही नहीं करते, इन्होंने इन्हें अंदाज़ा ही नहीं, उन्होंने क्या हीरा खो दिया है, ये क्या कि अपने आप को तसल्ली दे दी, मूव ऑन कर गया। पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, तो वहाँ पे फर्गूसन के भी कुछ बंदे बैठे हुए थे, उस फर्म के भी 1-2 सीनियर बंदे थे। कहते हैं आप साहब आपके बारे में बड़ा सुना है, सारा कुछ है, लेकिन होता ये है कि आप अक्सर जगह अपना तारुफ कराते हैं कि मेरे फर्गूसन से आर्टिकल्स हैं, तो उस वक्त बड़ा दिल करता है कि काश आप हमारी फर्म में होते। मैंने वो बचपन का छुपा हुआ जुमला निकाला, मैं कहा आप लोग डिज़र्व नहीं करते थे।
आपने मेरिट को पामाल किया था, मैं मेरिट पे था, आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू तक के लिए, टेस्ट तक के लिए नहीं बुलाया। तो वही वाली बात है ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। मैं 12 साल चीखता रहता, जुमला काम ना आता। एक पॉइंट पे जाके मैंने अपनी वो भड़ास निकाली। मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझे भी तो हक है कि थोड़ा सा तो दुख करूं। ठीक है, मुझे जब लाहौर में उन्होंने रखा तो लाहौर में दोबारा मेरा फर्गुसन में भी हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरे लिए सब चीज़ें बड़ी बेस्ट प्लान की हुई थी। बस शायद थोड़ा सा उसने नज़रें बेहतर दे दी थी और मुझे समझ आना शुरू हो गया था कि जो हो रहा है वो मेरे फ़ायदे के लिए हो रहा है। शायद अभी थोड़ी सी आपकी नज़रें कमज़ोर हैं, अल्लाह से दुआ करें कि आपको वो नज़र आ जाए जो वो आपको जिस तरफ लेके जाना चाह रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यही दुआ करते हैं ना, हमें वो रास्ता दिखा जिन पे तूने अपना इनाम किया। वो रास्ता मत जिसमें भटकाने वाला या आप ज़ालिम वाले रास्ते की तरफ नहीं, मुझे अच्छे रास्ते की तरफ डालना। ठीक, तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे हमें ये चीज़ें समझ आई हों। मैंने आज काफ़ी ज़्यादा ड्रैग किया, लेकिन टॉपिक की लेंथ ऐसी थी कि इसके अंदर उतरना ज़रूरी है, अपने आप को समझना ज़रूरी है। अगर मैं रिकैप कर दूं तो पहला स्टेप है यस मेरा पेपर रह गया है। अगर ये नहीं है ना तो फिर हमारी गुफ्तगू का मकसद ही नहीं है। नंबर 1 यस मेरा पेपर रह गया। नंबर 2 मैंने रिश्तेदारों को कैसे हैंडल करना है। नंबर 3 मैंने अंदर के इंसान को कैसे हैंडल करना है। नंबर 4 मैंने जानना है कि मेरी गलतियां क्या हैं। नंबर 5 मैंने उन गलतियों को ठीक करके अब लाइफ में मूव ऑन करना है। दूसरा, आपको पता है कि आज के सेशन से रिलेटेड हम एक ओवरऑल काउंसलिंग करते हैं जिसमें ओवरऑल जेनेरिक बात होती है। फिर ये होता है कि हर बच्चा ये चाहता है कि वो अपनी को बात बताए कि जी मेरे ये इतने पेपर दिए थे, ऐसे रह गया, तो 1-to-1 काउंसलिंग चाह रहे होते हैं। कल से ईमेल्स पे भी हम जवाब दे रहे हैं, कल टीचर्स भी बहुत सारे मौजूद थे, आज भी डिफरेंट टीचर्स अलग अलग टाइम पे वो कर रहे थे और मैंने अपना टाइम एलोकेट किया हुआ था। हमने 4 बजे सेशन खत्म करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तो वो कोच हैं जो मैदान में खेलते वक्त भी आपको कुछ नहीं बता सकते। काश फुटबॉल के कोच होते तो बाद में आपकी वीडियोस दिखा देते आपने क्या किया, या कम से कम मैदान में आपको पंप कर देते। हम तो आपको तैयारी करा के भेज देते हैं, इवन 2 हफ्ते पहले मॉक लेके भेज देते हैं। उस 2 हफ्ते में आपके साथ ज़िंदगी में क्या हो हमारे तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। तो हम सिर्फ दुखी हो सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। सही रास्ता नंबर 1 है, आप ICAP को ऑफिशियल तरीके से फीडबैक दें, और रास्ता नंबर 2 ये है कि उनको फीडबैक देना आपका हक था, आपने दे दिया, लेकिन अब लाइफ में मूव ऑन करने से मत रुकें, आप चलते रहें, चाहे ICAP की तरफ चलें चाहे किसी भी तरफ चलें, लेकिन चलते रहें। किसी नाकामी को ये अलाउ नहीं करें कि वो आपको डिफाइन करे और आपको बताए कि अब आपने लाइफ में कुछ नहीं करना है चूँकि आप नाकाम हो चुके हो। ये नाकामी नहीं है, मतलब एक तजर्बा था जो अच्छा नहीं हुआ, हालात शायद साजगार नहीं थे, किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो अब आपने दोबारा से एफर्ट करनी है। तो अब वो 1-to-1 काउंसलिंग, उसमें हम पहले ये करते हैं कि हम मगरिब से पहले का टाइम हमने ख़वातीन के लिए लोकेट किया हुआ होता है। वैसे तो टीचर्स सारे मौजूद हैं, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरह से काउंसलिंग कर रहे हैं। तो अभी मैं चला जाऊंगा वहाँ पे जो हैंड्स ऑन कोर्सेज़ वाला जो रूम है वो ज़रा बाहर करके है, तो वो फिर वहाँ पे एक एक करके ख़वातीन के साथ डिस्कशन होगी। फिर आप में से जो भी हजरात, अगर हो सकता है कि आप कहें नहीं मैं अभी ज़रा थका हुआ हूँ, सर ने बहुत बोर किया है, मैं जाऊँगा जाके कोई जूस शूस वगैरह पीऊँगा। देखिए आज जूस भी नहीं पिलाया आपको, जिस दिन आपको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। तो आप जाके अपने जूस शूस पी के आएँ, खाने शाने खा के आएँ। मैं रात 3:30 तक यहीं पे बैठा हुआ हूँ। तो फॉर मेल हजरात मैं 5:30 या अगर थोड़ा बहुत टाइम ऊपर हो गया ख़वातीन से डिस्कशन करते हुए, तो उसके बाद से यूँ समझें कि मगरिब के बाद से लेके मैं तहज्जुद तक यहीं पे मौजूद हूँ। आप एक एक करके आएँ, डिस्कशन करें, साथ हमारे टीम मेंबर्स भी बैठे हुए होंगे। तो होगा ये कि जब आप आएंगे तो जब हर बच्चा आगे तकरीर करता है तो आधे घंटे तक तो समझाता रहता है कि हुआ क्या, और वो इख्तिसार की तरफ नहीं जाता। तो आपको कागज़ मिलेगा जिस पे आप अपने कम से कम थोड़े से स्टैट्स बता देंगे। उससे क्या होगा कि मुझे आपकी बात समझने सुनने में ज़रा थोड़ा सा फास्ट वो होगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, और मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मशवरा दे दूँगा। और अगेन ये आपकी कॉल है, आप ना मशवरा लेने आएँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अदर देन कॉलेज SBI के स्टेटस को साइड पे कर दूं, सिर्फ एक मेंटोर की हैसियत से। आप अगर कहें सर मैंने ये पेपर उठाए हुए हैं, तो हो सकता है मैं आपसे कहूँ मेरा वाला पेपर छोड़ दें, कोई बात नहीं है, आप इस तरह से कर लें लाइफ में। तो गलत मशवरा इंशाल्लाह नहीं देंगे, अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करेंगे। तो बस फिर दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह करे कि आप लोगों की ज़िंदगियों में कोई 5-10% भी अगर वैल्यू एडिशन हुई हो तो मतलब हमें तो कहीं और इसका सिला मिलना है आखिरत में इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंसान तो दे ही नहीं सकते सिला, तो कोई बात नहीं, इंसान से फिर लगाव भी नहीं रखना चाहिए, इंसान से सोचना भी नहीं चाहिए। किसी के साथ अच्छा करते हुए अगर आप सोचेंगे ना इसने पलट के मेरे साथ कुछ अच्छा करना है, तो सारी ज़िंदगी मायूस रहेंगे, क्योंकि इंसान इंसान ही होते हैं। तो सिला उससे मांगे जो सिला अच्छा देता है,
तो मतलब वही है ना, आपके पास दो ऑप्शन हो, एक ज़रा माड़ा आदमी और एक अमीर आदमी हो, तो दोस्ती किससे लगाएंगे? अमीर आदमी से। तो हमने अमीर से दोस्ती लगाई हुई है, तो उसके लिए करते हैं, वो इंशाल्लाह सिला देगा। अगर दिल में हमारे बोझ होगा, बेईमानी होगी तो बुरा कर देगा हमारे साथ, दिल में ईमानदारी होगी, अच्छाई होगी, हमारे साथ अच्छा कर देगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, आप लोग बड़े हिम्मत से देर तक मुझे सुनते रहे। ठीक।